एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 एजुकेशन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में एक एक करके वो मैं सारे क्वेश्चंस विद आंसर के साथ बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो जाए। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। आगे क्वेश्चन एंड आंसर समझने से पहले एक नजर हम अपने सिलेबस पर डाल लेते हैं। ये रहा हिंदी मीडियम में और ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम में सिलेबस। यही वो चैप्टर्स है जो आपके सिलेबस में है और इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। इस पूरे सिलेबस में यही बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पर एजुकेशन को लेकर जो पॉलिसीज बनाई गई है वो कौन कौन सी पॉलिसीज है और उन पॉलिसी में क्या कहा गया है। तो ये पूरा सिलेबस सिर्फ पॉलिसी पे है और उस पॉलिसी के इंप्लीमेंट हो जाने के बाद उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, इस पूरे सिलेबस में हम यही पढ़ने वाले हैं। और मैं क्या करने वाला हूं, इस पूरे सिलेबस में से जितने भी चैप्टर्स है उन सब से एक एक क्वेश्चन लूंगा और आपको समझा दूंगा। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और जो क्वेश्चन बताऊंगा उसकी भी तैयारी हो जाएगी। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपने नोट्स में दे दिए हैं। नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इस नोट्स को देख सकते हो। वही नोट्स है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। वुमेन एजुकेशन को लेकर 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई थी, उस पॉलिसी में वुमेन एजुकेशन को लेकर क्या क्या कहा गया है। इस पूरे क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, यानी कि व्हाट आर द मेन फीचर्स। आपको फीचर्स बताना है, किस चीज के फीचर्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 विद रेफरेंस टू वुमेन्स एजुकेशन। देखिए इस पूरे क्वेश्चन का नेचर को समझिए। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर 1986 की पॉलिसी क्या है आपसे ये नहीं पूछा गया। 1986 की पॉलिसी में वुमेन एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है आपसे ये पूछा गया है। तो जो पूछा गया है आपको वही बताना है, तभी आपको मार्क्स मिलता है। हाँ, 1986 की पॉलिसी क्या है इंट्रोडक्शन में ये बताकर फिर मेन मुद्दों को बताइए, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे और मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो पहले हम बात करते हैं हर बार की तरह एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। देखिए हर एक देश का अपना अपना पॉलिसी होता है एजुकेशन को लेकर कि हम अपने देश के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, छोटे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे जो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में है, इसके बाद जो प्राइमरी एजुकेशन में जाएंगे, फिर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में जाएंगे, उसके बाद जो हायर एजुकेशन में जाएंगे। हायर एजुकेशन मीन्स जो कॉलेज करेंगे, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे। इन सभी स्टूडेंट्स को किस टाइम पे क्या पढ़ाया जाएगा और कौन से एज में क्या पढ़ाना सही रहेगा, इन सभी चीज को लेकर एक पॉलिसी बनाई जाती है। और इस पॉलिसी के अंदर करिकुलम डिसाइड किया जाता है, सिलेबस डिसाइड किया जाता है और एक देश में एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसे बिल्ड किया जा सकता है, इन सभी के बारे में एक एजुकेशन पॉलिसी में बताया जाता है। इसी को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कही जाती है। अब इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऐसी पॉलिसी होती है जो पूरे देश पे लागू होती है। ये पर्टिकुलर किसी एक एरिया और एक स्टेट के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए बनाई जाती है। इसलिए ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। अब इस पॉलिसी को भारत में पहली बार नहीं बनाया गया। भारत के अंदर सबसे पहली बार इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दी गई थी। भारत में अब तक एजुकेशन को लेकर 4 बार पॉलिसी बनाई गई है। सबसे पहले इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1968, इसके बाद 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा और इसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव जो भारत के प्रधानमंत्री थे इनके द्वारा, एंड इसके बाद अभी करंटली 2020 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो भारत में अब तक 4 बार नेशनल पॉलिसी बनाई गई है। हर बार की पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमियां थी, इसलिए पॉलिसी अपडेट की गई और दोबारा बनाई गई। और टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ते रहती है, चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए पॉलिसी भी नई बन जाती है। अगर समय के अनुसार या डिमांड के अनुसार चेंजेस नहीं किया जाता तो एक ही पॉलिसी अब तक चलते आती, लेकिन समय की डिमांड थी चेंज करना, इसलिए टाइम टू टाइम नई नई पॉलिसी बनाई गई है। हाँ, लेकिन हर पॉलिसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती थी, इस वजह से भी नई पॉलिसी बनाई जाती थी। अब 2020 में जो पॉलिसी आई है ये अब तक की सबसे बेहतरीन पॉलिसी कही जा रही है। इस पॉलिसी में क्या है ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। अगर हमारा टॉपिक एजुकेशन का है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत के अंदर एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी कौन सी गवर्नमेंट बना सकती है। देखिए भारत के अंदर फेडरलिज्म है, यानी कि भारत एक संघीय देश है और संघवाद के अंदर क्या होता है कि जो देश की पावर है उसको 2 या 2 से ज्यादा लेवल पर बांट दिया जाता है। पहला होता है सेंट्रल लेवल पर जिसको केंद्र सरकार कहा जाता है। यह सरकार पूरे देश की सरकार होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कानून बनाया जाएगा ये पूरे देश पर लागू होगा, इसलिए इसको नेशनल पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। एंड इसके बाद स्टेट लेवल पर, जैसे भारत के अंदर हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट। यूपी में योगी आदित्यनाथ जी हो गए, बिहार में नीतीश कुमार जी हो गए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी, हर एक स्टेट के अपने अपने मुख्यमंत्री।
इसको स्टेट लेवल की गवर्नमेंट कहा जाता है। तो मेनली भारत के अंदर दो लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब जब भारत का संविधान बनाया गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी डिस्क्राइब कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट किस सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्रीय सरकार है, इसको टोटल 100 सब्जेक्ट दिए गए हैं भारत के अंदर कानून बनाने के लिए। एंड सेकंड लिस्ट बनाई गई स्टेट लिस्ट, जिसको कहा जाता है राज्य सूची। इसमें टोटल 62 सब्जेक्ट दिए गए जिसके ऊपर सिर्फ राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। तो इस तरीके से भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट दे दिए गए। देखो भाई, लड़ना झगड़ना नहीं है, हमने तुम्हारे लिए अलग अलग सब्जेक्ट दे दिए हैं, अब तुम्हें इस पे कानून बनाना है। इसलिए भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, अंबेडकर जी, बाकी जितने मेंबर्स थे, ये बहुत होशियार थे। इनको पता था बाद में झगड़ेंगे, इसलिए एक और अलग से लिस्ट बना दी गई थी जिसको कॉन्क्रीट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची कहा जाता है। इस लिस्ट के अंदर टोटल 52 सब्जेक्ट्स ऐसे दिए गए हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, इस टाइम पे भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी और इस टाइम पे इमरजेंसी लगा। इसी टाइम पे एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इसको कॉन्क्रीट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में डाल दिया गया। लो भाई, मामला सोल्व हो गया। यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कानून बना ले या स्टेट गवर्नमेंट कानून बना ले। इसलिए आज जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसी बनाई गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है यानी कि समवर्ती सूची में है और इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं बनाती, ये स्टेट गवर्नमेंट ही बड़ी चालाक है। आप देखोगे तो यूपी का अपना एक बोर्ड है, बिहार का अपना बोर्ड है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, इन सबका अपना अपना एक बोर्ड है। इन्होंने अपना एक डोमिनेंस बना रखा है। कितना अच्छा होता कि वन नेशन वन एजुकेशन होता, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही एजुकेशन हो। लेकिन कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर एजुकेशन सब्जेक्ट के होने की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है जिसको हम सीबीएसई बोर्ड कहते हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना बोर्ड बना रखा है, अपना करिकुलम है, अपना सब्जेक्ट्स वो पढ़ा रहे हैं। तो ये तो बात होगी एजुकेशन की और कानून बनाने की। एजुकेशन के ऊपर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया आपसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। अगर नेशनल वर्ड आया तो समझ जाना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया पॉलिसी पूरे देश पे लागू होता है। पूरा बैकग्राउंड समझ लेने के बाद अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। 1986 की जो पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये राजीव गांधी जी के टाइम पे बनाई गई, यानी कि राजीव गांधी जी के द्वारा इसको बनाया गया। और राजीव गांधी इस टाइम पे भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। जब राजीव गांधी ने इसको इंप्लीमेंट किया तो 1986 की पॉलिसी का जो सबसे मेन थीम था उसमें यह कहा गया कि भारत के अंदर जितने भी एसटी और एससी और वुमेन कम्युनिटी है उनके एजुकेशन पे फोकस करना होगा। अगर हम इनको एजुकेशन देंगे तो अभी ये बैकवर्ड क्लासेस में है, ये थोड़ा आगे आ पाएंगे और इनका उत्थान हो पाएगा, इनका डेवलपमेंट हो पाएगा। इसीलिए 1986 की पॉलिसी में एसटी, एससी और वुमेन एजुकेशन के ऊपर बात की गई और इन पे फोकस किया गया। इनको इक्वल एजुकेशन मिलना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उस टाइम पे गांव दराज में काफी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। एसटी, एससी को एजुकेशन से दूर रखा जाता था और वुमेन को पढ़ाया नहीं जाता था। तो वुमेन एजुकेशन पे जोर इस टाइम पे 1986 के पॉलिसी में दिया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 बना दी गई। और इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि इसके अंदर ग्रामीण और शहरी, यानी कि जो रूरल एरिया में है, जो गांव देहात में लड़कियां हैं और जो शहरों में रहती है, इन दोनों जगह के जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, इनके एजुकेशन पे बात की गई। इन दोनों ही जगह पे जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, ये एजुकेशन से दूर नहीं रहनी चाहिए, इसलिए इनके एजुकेशन पे बात की गई। 1986 की पॉलिसी में ये साफ कह दिया गया कि बचपन में देखभाल करने के लिए प्री स्कूल में डालना होगा, शिक्षा इनको शुरुआत से ही देनी होगी और महिलाओं को सशक्तिकरण करना है, वुमेन एम्पावरमेंट अगर करना है तो इसके लिए हर एक लड़कियों को पढ़ाना होगा। देखो, सोसाइटी की मेंटलिटी बनी हुई थी ये कि लड़का होगा तो उसको पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लड़की होगी तो घर का काम सिखा के चार दीवारी में रखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट कई सालों तक चलता आ रहा है। आज इस मेंटलिटी में काफी चेंजेस हुआ है, लेकिन अभी भी चेंजेस होना बाकी है और इस पॉलिसी के अंदर यही कहा गया और इसके लिए कई सारे कदम उठाए गए। 1986 की पॉलिसी में यह कहा गया कि गांव दराज में, शहरों में, जहां पे भी स्कूल नहीं है, स्कूल्स काफी दूर हैं और इसी वजह से कई सारे लड़के तो स्कूल ही नहीं जाते। कौन इतना दूर जाएगा, उनके पेरेंट्स भेजते भी नहीं है, सिक्योरिटी का मामला हो जाता है। और इस पॉलिसी के इंप्लीमेंट के बाद कई सारे स्कूल्स और कॉलेज भी खोले गए। लेकिन इस पॉलिसी में यह भी कहा गया कि जो अपनी बेसिक एजुकेशन या क्लास 10th 12th कंप्लीट करने के लिए स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो घर बैठकर अपनी पढ़ाई कर सके, जिसको आज हम ओपन स्कूलिंग कहते हैं। हिंदी में इसी को दुरुस्त शिक्षा कहा जाता है और इसका भी सिस्टम किया गया। 1986 की पॉलिसी के तहत 1989 में भारत सरकार के द्वारा ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनओएस बोर्ड को बनाया गया। आप सभी ने सीबीएसई बोर्ड के बारे में सुना होगा और कई लोग तो एनओएस बोर्ड के बारे में जानते होंगे। जो नहीं जानते मैं आप सबको बता दूं, एनओएस बोर्ड भारत का
लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग बोर्ड है जो अपनी क्लास 10th और 12th को घर बैठे ही कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये एनयूएस बोर्ड का ऑथोराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर है। और यूट्यूब पे एक मेरा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर 2 लाख से प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, आप देख सकते हो, जहां पे मैं सिर्फ एनयूएस बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, गाइडेंस देता हूं, और जो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर पाए किसी वजह से उनकी क्लास 10th और 12th कंप्लीट करवाता हूं। एनयूएस बोर्ड एक फ्लेक्सिबल बोर्ड है जहां पे आप मन चाहे सब्जेक्ट्स लेकर अपनी क्लास 12th और 10th घर बैठे पढ़ाई करके कंप्लीट कर सकते हो। एनयूएस बोर्ड को बनाने के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, आप इसकी ओरिजिनल कॉपी भी यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से भारत सरकार के द्वारा नए नए स्टेप लिए गए 1986 की पॉलिसी के तहत। और एनयूएस बोर्ड के बन जाने के बाद जो लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी, उनको दिक्कत थी, वो घर बैठे ही पढ़ाई कर सकती थी क्योंकि एनयूएस बोर्ड के द्वारा ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाता रहा है। 1986 की पॉलिसी में यह भी कहा गया कि अगर हमें गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना है तो उनके पेरेंट्स को मेंटलिटी को चेंज करना होगा। और मेंटलिटी चेंज करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया गया। और ये सारी बातें 1986 की पॉलिसी में इसलिए कही गई ताकि वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। ये सबसे पहली बात कही गई स्कॉलरशिप को लेकर। जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते पैसों की किल्लत की वजह से, उनके लिए फ्री एजुकेशन हो और उनका एडमिशन सरकार खुद करवाए। तो स्कॉलरशिप की बात की गई और इंसेंटिव स्कीम्स की बात की गई। अब कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो उनको लालच देकर स्कूल बुलाओ, जैसे उनको यूनिफॉर्म फ्री दो, शूज दो एंड बुक्स हो, उनको स्कूल बैग मिले, उनको सब कुछ मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, वो अपने आप स्कूल आएंगे। और ये जो मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसी वजह से स्टार्ट किया गया था ताकि स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो आए और रुके। ऐसा नहीं है कि आए और भग जाए, टाइम से पहले भग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से मिड डे मील की भी शुरुआत की गई। तो स्कॉलरशिप जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे जैसे ST SC, इनके लिए बहुत बेनिफिट साबित हुआ और कई सारे लड़कियां स्कूल्स के अंदर पढ़ने आने लग गई। तो इसका बेनिफिट तो हुआ। अब हम बात करते हैं महिला शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मुख्य विशेषताएं क्या है। अब मैं आपको मेन फीचर्स बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला फीचर्स तो यही है जो कि 1986 की पॉलिसी में कहा गया है, यही है वो मुख्य बातें। ये आपको सही से समझना है, हर एक पॉइंट्स आपको उंगली की टिप्स पे याद कर लेना है, पॉइंट्स पता होगा, अंदर बना के लिख कर आ जाओगे। 1986 की पॉलिसी में सबसे पहले क्या कहा गया, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेट कर लेना। एक गोल सेट कर लो। गोल सेट क्या है कि हमें मैक्सिमम गर्ल्स को स्कूल्स में लेकर आना है। और गर्ल्स को स्कूल्स में सिर्फ इसलिए लेकर नहीं आना ताकि उनको पढ़ाना और लिखाना सिखा दे, स्कूल्स में इसलिए भी लेकर आना है ताकि गलत क्या है और सही क्या है उनको ये बता दे, ताकि वो आत्मनिर्भर बने, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके पास है। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती थी, जो उनके पेरेंट्स कहते वो मान भी लेते थे और घर बैठ के ही अपने सपनों का गला घोट दिया करते थे। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं। अगर पेरेंट्स आपका सपोर्ट कर देना, चाहे आप कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आपके अंदर हिम्मत जरूर आ जाएगी, ट्राई तो कर ही लेता हूँ या कर ही लेती हूँ, बेशक हो या ना हो। और ये सब कुछ फैमिली सपोर्ट से आता है, बट उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट नहीं हो रहा था। इसलिए हर एक स्कूल के अंदर गोल सेट किया गया कि इस स्कूल के अंदर आज 100 बच्चों को हमें एडमिशन देना है, आज इस स्कूल में हमें 500 स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है। मंथली एक गोल सेट किया जा रहा था और गोल सेट करके हर एक स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाएगा। और इसका बेनिफिट भी हुआ क्योंकि लोगों को जागरूक किया जा रहा था, अवेयरनेस फैलाया जा रहा था। एंड इसके बाद क्या है, समान शिक्षा के अवसर। देखिए, अब चाहे कि आप किसी भी कास्ट के हो, चाहे लोअर कास्ट के हो, अपर कास्ट के हो, राजपूत हो या ब्राह्मण हो, लड़का हो या लड़की हो, तेली हो या दुसात हो, आप जिस भी जाति के हो, स्कूल्स में आने के बाद सब एक बराबर हो जाएंगे। आपकी जाति मैटर नहीं करती, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो। इसलिए एक स्कूल के अंदर सभी को एक ही ड्रेस में बुलाने का कॉन्सेप्ट निकाला गया। सभी एक ही ड्रेस में आएंगे तो अमीर और गरीब का पता नहीं चलेगा, चाहे आप जिस भी जाति से हो, इससे कोई मतलब नहीं है स्कूल्स के अंदर आने के बाद। और इस पॉलिसी में कहा गया कि कास्ट के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल एजुकेशन मिलने का पूरा राइट है। और इसका बेनिफिट गर्ल्स को भी मिला जो लोअर कास्ट या जो ST SC कास्ट के हुआ करते थे, क्योंकि समाज ने इनको दरकिनार कर दिया था। यार, इनकी क्या गलती है, अब इनको दूर बैठा दिया जाता था, सबके साथ ना बैठाना, अनटचुअलिटी जैसी बात करना, ये सब घोर मानसिकता को दर्शाती है। सोसाइटी की इसी मानसिकता की वजह से कई सारे गर्ल्स तो पढ़ ही नहीं पाई। आज भी लड़का कुछ भी कर ले, पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे। लड़की कुछ कर ले, क्या कर रही है, फोन चला रही है, फोन में क्या कर रही है, 7 बजे के बाद क्यों जा रही है बाहर, 7 बजे के बाद क्यों घर में आ रही है, कहाँ पे थी, उससे 4 क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चन करना गलत बात नहीं है, करो, लेकिन अगर यही सेम काम घर में लड़का करता है तो उसको कुछ नहीं कहा जाता। अगर यही सेम काम बेटियां करती है तो उनको ताने मारे जाते हैं, उनको ही सुनाया जाता है। हर लड़की एक जैसी नहीं होती, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए, वो आज सब कुछ कर सकते हैं। आज देखिए आप डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हर एक सेक्टर के अंदर महिला आगे है, गर्ल्स आगे है। तो क्यों है? क्योंकि आज गर्ल्स को भी एजुकेशन दिया जा रहा है। आज लड़का और लड़कियों में कई घरों के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। जैसे लड़कियों को पाला जाता है वैसे आज लड़कियों को भी पाला जाता है, इसलिए आज वो आगे हैं। एक टाइम पे लड़की आगे नहीं थी क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन था। अब आपको समझ में आ गया, डिस्क्रिमिनेशन कई जगह पे कम हुआ है, तो लड़की आज हर एक फील्ड में आगे जा रही है। क्योंकि गर्ल्स और बॉयज में भेदभाव करना बंद करना होगा। बंद करने का परिणाम
हम खुद देख सकते हैं सोसाइटी में कितने बड़े चेंजेस आते हैं। तो समान शिक्षा के अवसर सबको मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए सभी के लिए, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा। छोटे छोटे बच्चों को अगर स्कूल्स में बढ़ाना है तो उनको लुभाना होगा। जरूरी नहीं है कि उनको पढ़ने लिखने के ही बुलाओ, पहले उनको इसलिए बुलाओ ताकि स्कूल्स में ये मिलेगा। स्कूल्स के अंदर देखो, शिक्षा से पहले संस्कार चाहिए होता है, और यही संस्कार पहले स्कूल्स में सिखाया जाता था। देखिए आप देखोगे तो फ्री एजुकेशन के नाम पे उनके एजुकेशन देना, उनको यूनिफॉर्म देना, मिड डे मील देना, उनको शूज देना, स्कूल्स बैग देना, और 6 महीने पे उनको पैसे भी दिए जाते थे ताकि इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल सके। और ये चीज़ फ्री मिलती थी तो इससे पेरेंट्स को भी सपोर्ट मिलता था और वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाते थे। और इसका सबसे बड़ा फायदा गर्ल्स को मिला, क्योंकि मेंटलिटी यही बन चुकी थी, गर्ल्स को पढ़ा के क्या करेंगे, शादी हो जाएगी, किसी और के घर चले जाएगी, क्या ही करेगी पढ़कर। ये 4 दीवार का कॉन्सेप्ट लंबे टाइम तक चला आ रहा था। एंड इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान देना, फोकस ऑन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। मैंने अभी आपको बताया सोसाइटी में से कई सारे एरियाज है जहाँ पे एसटी और एससी कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में रहते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उनके एरिया के पास कोई भी स्कूल्स और कॉलेज ना होने की वजह से या तो वो जाते नहीं है, दूर है तो वो घर में ही बैठ जाते हैं। अरे इतनी दूर कौन जाएगा, प्लस गर्ल्स कैसे जाएगी, अब उनके साथ पेरेंट्स तो जाएंगे नहीं, वो तो अपना घर चलाने के लिए कमाने पे ध्यान देते थे, और गर्ल्स अकेले जाए पेरेंट्स को ये भी नहीं अच्छा लगेगा। इस वजह से भी गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी, जिस वजह से इस पॉलिसी में कहा गया कि हम गर्ल्स के घर के पास ही स्कूल्स और कॉलेज खुलवाएंगे। वो कई सारे स्कूल्स और कॉलेज खोले भी गए। सबसे बड़ी कमी 1968 की पॉलिसी की यही थी कि उसमें स्कूल्स और कॉलेज खोलने की बात ही नहीं की गई, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बिल्ड ही नहीं किया गया, जिस वजह से 1986 की पॉलिसी लाई गई। एंड इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, समावेशी पाठ्यक्रम, इंक्लूसिव करिकुलम होना चाहिए। इंक्लूसिव, ये जो समावेशी है वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक छत के नीचे सभी लोग बैठकर पढ़ सके, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, चाहे वो हैंडीकैप क्यों ना हो। कई सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, इनको पीडब्ल्यूडी कैटेगरी कहा जाता है। तो एक ही छत के नीचे सभी कैटेगरी के बच्चे बैठ के पढ़ सके, उनके लिए करिकुलम भी इस तरीके से बनाया जाए जो हर एक बच्चों के लिए सुटेबल हो, बट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये कहा गया समावेशी पाठ्यक्रम के अंदर। और सबसे बड़ी बात, गर्ल्स को फोकस में करते हुए, उनके लिए समान व्यवहार करते हुए एक ऐसा करिकुलम बनाया जाए जो गर्ल्स को रोजगार सिखाने की बात करे। आप देखोगे तो पहले से ही वोकेशनल एजुकेशन में गर्ल्स को सिलाई सिखाना या ब्यूटी से रिलेटेड कोई चीज सिखा देना, ये सब कुछ शुरुआत से होता आ रहा है सोसाइटी के अंदर। और 1986 की पॉलिसी में यही कहा गया कि क्यों ना हम गर्ल्स को भी कुछ ऐसी चीज सिखाए, जैसे वो बड़े हो जाए तो वो कम से कम अपना पॉकेट खर्चा तो खुद निकाल ले, वो सेल्फ डिपेंड हो जाए। और इस पॉलिसी के अंदर ये बातें कही गई। एंड इसके बाद क्या है, महिला साक्षरता कार्यक्रम, वुमेन लिटरेसी प्रोग्राम चलाना हो। अगर गर्ल्स को स्कूल में बुलाना है तो ऐसे प्रोग्राम चलाओ ताकि पेरेंट्स भी ये सोचे हम तो पढ़ नहीं पाए, अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे, अपने बेटों और बेटियों को पढ़ाएंगे, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया गया। और ऐसा हुआ भी। देखिए, स्कूल से बुलाने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि गर्ल्स को पढ़ाना है और लिखाना है, उनको मजबूत बनाना है, उनको सशक्त बनाना है, उनको एम्पावर करना है। अगर जिस दिन ये हो गया तो हर एक गर्ल्स को पता चल जाएगी उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। उसके ऊपर कोई उंगली उठा के नहीं बोल सकता, वो जवाब देना जानती होगी। अगर कोई उसके साथ गलत करेगा तो वो उसी टाइम ऑन द स्पॉट एक्शन भी ले लेगी। एजुकेशन का ये मकसद कहा गया 1986 की पॉलिसी में। और स्कूल्स में गर्ल्स का एडमिशन रेट इसलिए बढ़ा भी क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट करना था, गर्ल्स को एम्पावर करना था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रचार और जन जागरूकता। देखिए, पब्लिसिटी और पब्लिक अवेयरनेस की बात कही गई 1986 की पॉलिसी। या गर्ल्स को भी ये समझना होगा आखिर गर्ल्स के लिए एजुकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप जरा खुद देखिए कि अगर एक लड़की पढ़ेगी तो उसका पूरा जनरेशन पढ़ेगा। और इस चीज से काफी लोग मोटिवेट भी हुए और स्कूल्स के अंदर गर्ल्स को भेजना स्टार्ट भी हुए। 1986 के पॉलिसी का काफी पॉजिटिव फायदा भी हुआ, जिस वजह से 1986 की पॉलिसी बनी। लेकिन ये पॉलिसी 10+2 पे आधारित थी। इसके बाद 1992 में पॉलिसी लाई गई। अब तक की इन तीनों पॉलिसी में कुछ ना कुछ कमियां रही, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो स्कूल्स के अंदर एजुकेशन का जो लेवल है, इसको बढ़ा नहीं पाए, जिस वजह से 2020 के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएगा। और इस पॉलिसी में पहले के तीनों पॉलिसी की जो कमियां थी इसको सुधार गया। अब इसमें क्या क्या कहा गया, मैं ब्रीफली में आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें कहा गया कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस 10th के बाद ये हुआ करता था, अब ये खत्म। आप चाहो तो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हो, कॉमर्स के भी ले सकते हो, या साइंस के भी ले सकते हो। आप मिक्स सब्जेक्ट ले सकते हो, डेट्स अप टू यू, ये आपकी मर्जी है। एंड इसके बाद ये कहा गया कि 6th क्लास से कोडिंग जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे जो स्किल बेस्ड होंगे। आपको कंप्यूटर साइंस के नॉलेज, कोडिंग के नॉलेज, वेब डिजाइनिंग के नॉलेज, जो आपके स्किल्स को बढ़ाए। तो इस टाइप की नॉलेज आपको स्टार्टिंग में दी जाएगी। तो इस पॉलिसी में ये कहा गया। तो 2020 की जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी 5+3
5+3+4 पे आधारित है। इससे पहले की जितनी भी पॉलिसी रही है वो 10+2 पे आधारित है। अब इसका मतलब क्या है 5+3+3+4 का? देखिए 5 साल का फाउंडेशनल एजुकेशन होगा, इसमें 3 साल की प्री स्कूल हो गया, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और 2 साल का फर्स्ट और सेकंड क्लास हो गया। इसके बाद 5th क्लास तक 3 साल हो गए, इसके बाद 8th क्लास तक 3 साल हो गए, और इसके बाद 4 साल तक 8 से लेकर 12th क्लास हो गई। ये आपका पूरा हो गया स्कूलिंग एजुकेशन। इसके बाद आपका होगा हायर एजुकेशन स्टार्ट। तो करिकुलम काफी एडवांस तरीके से बनाएगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत धीरे धीरे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि वुमेन एजुकेशन को लेकर 1986 की जो पॉलिसी बनाई गई, इस पॉलिसी ने काफी हद तक गर्ल्स एजुकेशन के एडमिशन को रेट को बढ़ाया और जागरूकता भी फैलाई। लेकिन पढ़ लेने के बाद भी जिन गर्ल्स को रोजगार नहीं मिल पाया, इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि वही थ्योरीज पढ़ाई जा रही थी, वही रट्टाफिकेशन चलाया जा रहा था, जिस वजह से उनके पास स्किल नहीं आया। और यही स्किल वाली बात 2020 की पॉलिसी में कही गई। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार की विद्यालय प्रणालियों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें। दैट मीन्स एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल सिस्टम। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको 2 चीजें बतानी है। भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के जो स्कूल्स हैं उनके बारे में बताना है, और इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक, दैट मीन्स फीचर्स क्या क्या है, आखिर इन स्कूल्स के द्वारा क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। और स्कूल्स अलग अलग है तो सबकी पॉलिसी भी अलग अलग होगी, फैसिलिटी अलग होगी। किसी स्कूल्स के अंदर फैसिलिटी अच्छी होगी तो किसी स्कूल के अंदर फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर इन सभी चीजों को आपको डिस्क्राइब करना है कि कितने टाइप्स के स्कूल होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, विशेषता मतलब उन स्कूल्स की क्या खास बात है, आपको ये बताना है। तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हम समझते हैं विद इंट्रोडक्शन के साथ। स्कूल सिस्टम का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा जगह जहाँ पे एक बच्चे को उसके सभी लेवल तक उसको पढ़ाया जाता है। जैसे प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा, जिसके अंदर क्लास 5th तक होती है। इसके बाद सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब होता है जब आप क्लास 10th में आ जाते हो, और सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th तक। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो हायर एजुकेशन यानी कि जो उच्च शिक्षा है, जब आप कॉलेज में आ जाते हो, यानी कि इस टाइम पे स्कूलिंग सिस्टम जो हमारा है वो क्लास 12 तक है, और इसके बाद हायर एजुकेशन जब हम कॉलेज वगैरह में आ जाते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को हम स्कूलिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम के तहत हमें हमारे कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट करने में हेल्प की जाती है, हमारी समझ को बढ़ाई जाती है। स्कूलिंग सिस्टम दैट मींस स्कूल के टाइम पे हमें बेसिक एजुकेशन दी जाती है, आखिर कैसे हमें सही और गलत की पहचान हो और हमारी समझ कैसे बढ़ जाए, ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो। जब हम क्लास 12 के बाद बाहर निकले तो ये सारी चीजें हमारी काम आए। और स्कूलिंग एजुकेशन में ही हमें बेसिक एजुकेशन, फंडामेंटल स्किल्स हो गए, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, इन सभी चीजों को डेवलप कर दिया जाता है, और ये सब कुछ स्कूल के टाइम ही किया जाता है। एंड अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर स्कूलिंग सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आज जो हम स्कूल देख रहे हैं, क्या ये आजकल में बन गए हैं या इनको हजारों साल लगा बनने में? देखिए डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में गुरुकुल का सिस्टम हुआ करता था। आज जो हम बड़े बड़े बिल्डिंग या स्कूल्स देखते हैं, ऐसे स्कूल नहीं हुआ करते थे, गुरुकुल सिस्टम हुआ करता था। गुरुकुल का मतलब क्या होता है? जिसमें गुरु होते थे और ये अपने घर पे ही बच्चों को बिठाकर या पेड़ के नीचे बिठाकर उनको पढ़ाया करते थे, और ये था हमारा गुरुकुल सिस्टम। जब गुरु के द्वारा ज्ञान बांटना उसका धर्म कहलाता था। लेकिन इसके बाद कई सारे मठ बने अलग अलग धर्मों के अंदर, जहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन जब मुगल काल की बात करें तो मुगल पीरियड के दौरान लोगों को मदरसों में एजुकेशन दी जाने लग गई। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए 18th सेंचुरी के आसपास, भारत के अंदर स्कूलिंग सिस्टम का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। जब मैकॉले ने अपनी एजुकेशन की पॉलिसी दी तो कई स्कूल्स बनाए जा चुके थे, और इस टाइम भी मंदिर मस्जिद अलग अलग गाँव के अंदर पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाया जाता था। इन सिस्टम के तहत बच्चों को पढ़ना लिखना, रिलीजन की नॉलेज दी जाती थी, कानून की नॉलेज दी जाती थी, और जो हमारा स्पेस है, जो हमारा जियोग्राफी है, इसकी नॉलेज दी जाती थी। एंड कैसे कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि शिक्षा से पहले संस्कार सिखाया जाता था। बायोलॉजिकल, मेडिकल, साइंस, रिलीजन, इन सब की नॉलेज दी जाती थी 18th सेंचुरी में एक स्कूलिंग सिस्टम के तहत। तो 1947 में भारत जैसे ही आजाद होता है, भारत के अंदर एक नहीं कई प्रकार के स्कूल्स खोले गए, और इसी को हम स्कूलिंग सिस्टम के तहत पढ़ने वाले हैं। अब हम ये जानते हैं कि एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, इन तीनों पीरियड में भारत के अंदर स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है अलग अलग प्रकार से। लेकिन जब स्कूल का डेवलपमेंट हो गया तो स्कूल्स कितने प्रकार के बनाए गए, अब उन सब में से एक एक प्रकार के स्कूल्स की हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला टाइप से हमारे स्कूल का वो है गवर्नमेंट स्कूल, या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा कोई बोर्ड है, जिसको हम स्टेट बोर्ड कहते हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है। स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश। आप देखोगे तो सभी स्टेट का अपना अपना एक बोर्ड है, क्योंकि समवर्ती सूची के अंदर एजुकेशन है, और समवर्ती मतलब कॉन्क्रीट लिस्ट के अंदर, और कॉन्क्रीट लिस्ट में एजुकेशन है, इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलकर कानून बना सकती है। इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट के लिए अलग अलग बोर्ड बनाया हुआ है, इसलिए इसको स्टेट बोर्ड कहा जाता है। तो जो पहले प्रकार के स्कूल है उनको सरकारी स्कूल कहा जाता है। अब या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होंगे या वो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल होंगे, लेकिन वो सरकारी स्कूल होंगे। इन स्कूल के अंदर फीस नहीं ली जाती, और अगर फीस ली भी जाती है तो नाम मात्र की फीस होती है, जैसे कि 200-300 रुपए बस। इसी में करिकुलम दिया जाता है, सिलेबस पढ़ाया जाता है, बुक्स दी जाती है, नेशनल लेवल तक इनकी मान्यता होती है, यानी कि रिकॉग्निशन होता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का हमारा स्कूल है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी कि
कि NIOS। आप सबने इसका नाम सुना होगा, जिसने नहीं भी सुना आपको इसके बारे में बता देता हूँ मैं। देखिए CBSE से मोस्टली स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की हुई है, चाहे मैं हो गया या आप हो गया जो वीडियोस को देख रहे हैं, ज्यादातर ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने CBSE बोर्ड से पढ़ाई करी है या जो रेगुलर स्कूल जाया करते थे। लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, घर की प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, या मान लो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको जॉब करना है तो स्कूल तो जा नहीं सकते रेगुलर वो। इसीलिए भारत के अंदर एक बोर्ड है जिसको 1989 में बनाया गया था, NIOS बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ये भारत सरकार का ही एक बोर्ड है और ये बोर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था जो क्लास 10th और 12th घर बैठकर अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं। और NIOS बोर्ड उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक स्कूलिंग सिस्टम है, 10th और 12th कंप्लीट करने में ये स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं एक NIOS बोर्ड का ही मेंबर हूँ जो पिछले 10 साल उससे NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स को गाइडेंस दे रहा हूँ। हमारा जो स्टडी सेंटर है ये NIOS बोर्ड का ऑथराइज्ड फैसिलिटेशन सेंटर है। हम भारत के कोने कोने से जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, क्लास 10th या 12th कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, आस पड़ोस के लोग, या मान लो जिनका सपना हुआ करता था एक टाइम पे कि काश मैं भी पढ़ लेता, बट अब उनकी शादी हो गई, अब वो नहीं पढ़ पाए, तो ऐसे ही लोगों के लिए NIOS बोर्ड में हम काम करते हैं। हमारा स्टडी सेंटर इसीलिए काम करता है और भारत के कोने कोने में हम NIOS बोर्ड के बारे में सबको बताते हैं ताकि अवेयरनेस फैला सके। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स सिर्फ NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स की है। तो हमें बहुत खुशी होती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काम करने में, और NIOS बोर्ड के जो मेंबर है उनसे भी मेरी बातचीत होती रहती है ताकि जो क्लास 10th और 12th कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उनको मैं NIOS बोर्ड में एडमिशन दिलवाकर आसानी से पास करवा सकूं। और ये चीज करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो NIOS बोर्ड एक बहुत अच्छा सिस्टम है। क्लास 10th और 12th घर पे बैठ के, कह सकते हो आप, ये होम स्कूलिंग है, घर बैठकर पढ़ाई करने का सिस्टम है। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा स्कूल है वो है सेंट्रल स्कूल, जिसको KV स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए KV स्कूल को 1963 में बनाया गया था, सबके लिए नहीं, ये सिर्फ बनाया गया था भारत के जो डिफेंस सिस्टम में काम कर रहे हैं हमारे ऑफिसर, सिर्फ उनके बच्चों के लिए KV स्कूल। और इस स्कूल में सिर्फ उनके ही बच्चे जाते थे स्टार्टिंग में, लेकिन आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके बच्चों के लिए भी स्कूल खोल दिया गया, फिर जाके आम जनता के लिए यानी आम पब्लिक के लिए भी खोल दिया गया। आज आम पब्लिक के बच्चे भी इसमें जा सकते हैं, स्कॉलरशिप भी मिलता है एंड फॉर्म निकलता है, लकी ड्रॉ भी निकलता है, नाम आ गया लिस्ट में तो KV में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो KV स्कूल से एक बहुत अच्छा स्कूल सिस्टम है। एंड इसके बाद क्या, फोर्थ सिस्टम JNV, जिसको जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जाना जाता है। अब ये जो स्कूल है ये बेसिकली भारत का जो ग्रामीण इलाका है, जो गांव देहात का इलाका है, वहां पे ये काफी फेमस है क्योंकि उस जगह पे ये फ्री और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि अच्छी एजुकेशन। इसीलिए इसको रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता है क्योंकि ये गांव वगैरह के अंदर, जैसे आदिवासी कोई इलाका हो गया जहाँ पे स्कूल्स काफी दूर दूर है, तो वहां पे ये सेंटर खुलते हैं और JNV के द्वारा उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये मुफ्त एजुकेशन देते हैं ताकि वो अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर सके। और JNV को 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी उसके तहत ही JNV को ओपन किया गया था, जवाहर नवोदय विद्यालय। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सैनिक स्कूल, जिसको मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है। अब ये देखिए मिलिट्री स्कूल है, ये पब्लिक स्कूल्स वगैरह ही होते हैं और ये स्कूल ओपन किया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही इस स्कूल को चलाया जाता है, सैनिक मिलिट्री सोसाइटी के नाम से। और इस स्कूल में वही बच्चे एडमिशन लेते हैं जो NDA में या INA में जाना चाहते हैं। दैट मीन्स जो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं या इंडियन नवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि जो डिफेंस में जाना चाहते हैं वो मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन करते हैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग भी और इनका करिकुलम, इनका सिलेबस भी मिलिट्री के अकॉर्डिंग इनको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा स्कूल का टाइप है वह विशेष आवश्यकता वाले स्कूल, दैट मीन स्पेशल नीड्स स्कूल्स, जिसको डिसेबल्ड कैटेगरी वाले स्कूल भी कहा जा सकता है। इन स्कूल्स के अंदर जो डिसेबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको PWD कैटेगरी में रखा जाता है, जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, आम लोगों से ये थोड़े अलग होते हैं क्योंकि हाथों में, पैरों में, आंखों में या बोलने में, कानों में कुछ इनकी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से नॉर्मल लोगों के साथ बैठकर ये अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए टीचर्स भी अलग से होते हैं और इनका करिकुलम भी अलग होता है, क्योंकि इनको इनके जैसा बनकर ही पढ़ाना पड़ता है ताकि ये चीजों को अच्छे से समझे। और इसलिए डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए भी कई सारे स्कूल्स भारत के अंदर ओपन किए गए हैं और कई NGOs भी हैं जो इनके लिए काम करते हैं। आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती है और उसने मुझे ये बताया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं और इस वजह से वो कभी कभार हम पे हाथ भी छोड़ देते हैं और इसलिए उनको मैनेज कर पाना हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए हमें पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस स्कूल में ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है और टीचर्स भी पहले से ट्रेंड किए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अलग अलग स्कूल जो है इनकी क्या विशेषता है। विशेषता का मतलब होता है इन स्कूल्स की क्या खास बात। देखिए स्कूल्स भी अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि इनकी क्वालिटी भी अलग अलग होगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा की गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अगर देखा जाए तो अभी हमने देखा KV स्कूल्स हो गए या सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ स्कूल्स हो गए, इन स्कूल्स के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाती है और कुछ स्कूल्स के अंदर ना ही क्वालिटी है और ना ही एजुकेशन है, जिस वजह
वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन होता है स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप देखोगे तो पब्लिक स्कूल्स के अंदर टीचर्स भी आपको बेहतर मिल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मोटी फीस दी जाती है। अगर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा तो फीस किस बात करेंगे, वो टीचर का विरोध उनके पेरेंट्स करेंगे, जिससे कि विवाद हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ऐसा नहीं कि टीचर क्वालिटी वाले नहीं होते, टीचर्स के पास भरमार नॉलेज होता है, लेकिन टीचर्स को सरकार आलसी बना देती है। उनको सैलरी मोटी मिलती है। अब उनको पता है कि मैं कुछ करूँ या ना करूँ, मेरी तनख्वाह को रोक नहीं सकता, मेरी सैलरी आती रहेगी और ना ही मुझे कोई नौकरी से निकाल सकता। जो परमानेंट टीचर्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और इसी कंडीशन में वो लापरवाही बरतते हैं और बच्चों को बोलते हैं भाई अब बुक्स खोल के पढ़ लो, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना। बताइए जरा, इस तरीके से वो अपना पूरा पीरियड गोल कर देते हैं। तो इफेक्टिव एजुकेशन, इफेक्टिव करिकुलम या इफेक्टिव टीचर्स ये कुछ स्कूल्स के अंदर है और कुछ में नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिटी स्कूल्स के अंदर भी है, क्योंकि स्कूल्स अलग अलग टाइप्स के हैं। नेक्स्ट क्या है, पाठ्यक्रम, दैट मींस करिकुलम। अगर आप देखोगे तो सभी स्कूल्स अलग अलग है, पढ़ाया जाने वाला सिलेबस भी अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पढ़ा रही है, जैसे सीबीएसई बोर्ड में अलग पढ़ाया जा रहा है, एंड स्टेट बोर्ड जैसे महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, जितने भी अलग अलग बोर्ड है तो उनका करिकुलम यानी कि सिलेबस भी अलग अलग है। तो ये अपने स्कूल के बच्चों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम सेट करते हैं, क्या इनका लक्ष्य होगा। तो इस तरीके से ये ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सके बच्चों का, ऐसा करिकुलम बनाते हैं। लेकिन सोचो जरा कितना अच्छा हो अगर पूरे देश में एक नेशन एक एजुकेशन हो, यानी कि एक ही करिकुलम पूरे देशवासियों के लिए हो। अब ऐसे में क्या होता है कि केरल का बच्चा जो आ रहा है वो अलग सिलेबस पढ़कर आ रहा है, तेलंगाना का अलग पढ़ के आ रहा है, दिल्ली का बच्चा अलग पढ़कर आ रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो आगे कॉलेज वगैरह के अंदर जाते हैं तो वो पूछते हैं भाई तूने ये पढ़ा है? नहीं यार, हमारे स्टेट बोर्ड में तो ये था ही नहीं। इससे प्रॉब्लम होती है आगे जाके, इसलिए क्यों ना इसमें सुधार किया जाए। तो ये तो हमारा विचार है कि सरकार इन फ्यूचर में अगर कोई रिफॉर्म करती है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वन नेशन वन एजुकेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुविधाएं। अगर आप देखोगे तो प्राइवेट स्कूल्स या कई गवर्नमेंट स्कूल जो काफी रेपुटेटेड स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स के अंदर अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज है, जिसके अंदर बुक्स भी आपको मिलेगी। तो इन लाइब्रेरीज का फायदा बच्चे उठाते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर लैब्स हैं, एंड फिजिक्स के लैब्स हैं, केमिस्ट्री के लैब है, तो कई सारे यहाँ पे लैब्स वगैरह हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, एंड प्लेग्राउंड भी बड़ा है। तो कह सकते हो आप कि नॉलेज की ट्रेनिंग भी यहाँ पे बच्चों को मिल जाती है, स्किल डेवलपमेंट भी हो जाता है। और ये सब कुछ इसलिए हो पाता है क्योंकि डाइवर्सिटी स्कूल्स के अंदर भी है। ये फायदा कुछ ही बच्चों को मिल पाता है, क्योंकि सभी स्कूल्स में तो ये सिस्टम होता नहीं है। नेक्स्ट क्या है, शैक्षिक विविधता यानी कि एजुकेशनल डाइवर्सिटी। अगर आप देखोगे तो कई स्कूल्स के अंदर सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है ये भी अलग अलग होता है। जैसे स्कूल्स के अंदर सिर्फ थ्योरीज पढ़ाया जा रहा है, किसी में कौशल ज्ञान दी जा रही है, स्किल्स का भी नॉलेज दिया जा रहा है कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो क्लास 12 पास होने के बाद। भारत के एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही है कि ना ही एजुकेशन सही है ना ही सिस्टम सही है, जिस वजह से जो क्लास 12 पास करके निकलते हैं वो सिर्फ इसी उम्मीद से निकलते हैं कि भाई 12th कंप्लीट एक बार हो जाए, उसके बाद तो झंडे गाड़ दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा होता है जो उनको सिखाया गया है वो आगे काम नहीं आता, और जो आगे काम आता है वो सिखाया नहीं गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसलिए वो अलग से कौशल यानी स्किल सीखते हैं। आज अगर आपको ग्राफिक्स नहीं आता, अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आता, या आपको वेब डिजाइनिंग नहीं आता, या आपको स्किल वाला काम नहीं आता, तो लोग पूछते भी नहीं है। तो कंप्यूटर की नॉलेज, कोडिंग की नॉलेज या प्रैक्टिकल जो नॉलेज है हमारे स्कूल्स में इनकी बहुत कमी रही है। तो इसलिए कई स्कूल्स ये आज भी झेल रहे हैं, बट कई स्कूल्स के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, जिसकी वजह से उन स्किल्स के बच्चे टॉप भी कर रहे हैं। डीपीएस वगैरह स्कूल देखिए आप, दिल्ली पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट क्या है, विद्यालय संगठन यानी कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए विद्यालय संगठन का मतलब होता है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि स्कूल्स को मैनेजमेंट करने वाले भी अलग अलग बंदे हैं, यानी कि स्कूल्स को मैनेजमेंट करने का तरीका भी अलग है। जैसे कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही मैनेज करती है, उनके लिए कानून, नियम, जो रूल्स रेगुलेशन है, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स है जो प्राइवेट स्कूल्स है। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है, जो बिजनेसमैन हो गया, नेता हो गया, या कोई संतरी मंत्री हो गए, अभी क्या करते हैं, ये अपने स्कूल खोल लेते हैं। अब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि मनमानी तरीके से आपसे फीस ली जाएगी, और फीस तो छोड़ो, हर एक चीज आपको स्कूल से ही खरीदनी होगी। बच्चों का टाई हो गया, ड्रेस यानी यूनिफॉर्म हो गया, जूते हो गए, बुक्स हो गया, सब कुछ आपको स्कूल से लेना होगा। बस आप एक चीज बाहर से ले सकते हो, वो है एजुकेशन। इसके लिए आपको ट्यूशन लगाना होगा, और यही सिस्टम हमारे स्कूल में चला आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक मानक, दैट मींस सोशल स्टैंडर्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि सामाजिक मानक, देखो कई स्कूल में क्या होता है कि सोशल वैल्यूज को सिखाया जाता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था मिलिट्री स्कूल्स के बारे में, तो मिलिट्री स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि देशभक्ति वाली चीजें ज्यादा सिखाई जाती है, सोशल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए। तो सभी स्कूल का अपना अपना करिकुलम और अपना अपना सेट ऑफ गोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात। कई स्कूल्स के अंदर जितने बच्चे हैं उनके लिए इनफ टीचर्स होते हैं, लेकिन कई स्कूल्स में तो ऐसा है कि घपाघप बच्चे भरे हुए होते हैं एक क्लासरूम के अंदर, और टीचर सिर्फ एक होता है, जिस वजह से एक टीचर पगला जाता है कि कैसे बच्चों को समझाऊं, कैसा ना समझाऊं। और ये ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स की हालात है ये। और भारत के कई ऐसे स्टेट हैं जिन स्टेट की गवर्नमेंट
गवर्नमेंट के द्वारा इस पे बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा, जिस वजह से जो बच्चे का डेवलपमेंट है ये रुका पड़ा है। तो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन में कहा जा सकता है कि भारत के एजुकेशन सिस्टम में दो कमी है, ना तो एक एजुकेशन है ना सिस्टम है। इसमें सुधार करना होगा। वन नेशन वन एजुकेशन की पॉलिसी लेकर आइए, या जो स्किल डेवलपमेंट वाले कोर्सेज हैं जैसे वोकेशनल कोर्सेज वगैरह हो गए, जो स्किल्स लोगों को सिखा सके, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा हो एज कम्पेयर टू थियोरिटिकल नॉलेज। और इसको ही पूरा करने के लिए 2020 का जो एजुकेशन पॉलिसी है ये लाया गया। आई होप कि ये अच्छे से इंप्लीमेंट हो और इसका अच्छे से फायदा मिले। तो स्कूल्स एजुकेशन में आपको जो बेसिक नॉलेज होती है, जो सोशल वैल्यूज होता है, ये सिखाया जाता है ताकि ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट किया जा सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी विद्यालयों में किन्हीं दो योजनाओं के कार्यकरण का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, यानी कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द वर्किंग ऑफ एनी टू स्कीम्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। आपको बताना है कि भारत सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी दो स्कीम चलाई गई है, उन दोनों स्कीम्स के बारे में बताना है और उनकी आलोचना भी करनी है। दैट मीन्स समालोचना। इसका मतलब क्या होता है, आपको अच्छाई और बुराई दोनों चीजें बतानी है इन दोनों स्कीम की। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि करके ये दोनों स्कीम क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, यानी कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जिसमें सोसाइटी के लोगों को एजुकेट किया जाता है, सोसाइटी में कैसे रहना है, किस ढंग से बर्ताव करना है। दैट मीन्स शिक्षा से पहले संस्कार दिया जाता है और एक संस्कारी बना के उनको एजुकेशन किया जाता है, ताकि सोसाइटी के लोग जब एजुकेट होंगे तो सोसाइटी तरक्की करेगी और व्यक्ति को हर परिस्थिति से उभरने के लिए, निकलने के लिए क्षमता देगी। और ये सारा काम एजुकेशन के द्वारा ही हो सकता है। देखिए, भारत के अंदर एजुकेशन के ऊपर पॉलिसी बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को है, क्योंकि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है ये संवर्ती सूची का सब्जेक्ट है। और इसके बारे में पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि कॉन्क्रीट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती है। और कॉन्क्रीट लिस्ट यानी कि संवर्ती सूची में जितने भी सब्जेक्ट हैं, टोटल 52 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से ही एक सब्जेक्ट आता है एजुकेशन, जिसपे दोनों गवर्नमेंट कानून बनाती है। इसी को लेकर भारत सरकार के द्वारा दो नियम बनाए गए हैं। वो दो नियम है MDMS और RMSA। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है MDMS यानी कि मिड डे मील स्कीम, और दूसरा है RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है, इनको क्यों शुरू किया गया था, इसके बारे में समझते हैं। पहले हम बात करते हैं सरकारी स्कूल में शुरू की गई हमारी पहली स्कीम, जिसका नाम है मध्याह्न भोजन योजना। दैट मीन्स MDMS यानी कि मिड डे मील स्कीम। आपने इस स्कीम के बारे में सुना भी होगा और आपने इसको फील भी किया होगा। हम स्कूलिंग सिस्टम में पढ़ रहे थे, यानी क्लास 8 तक के बच्चों को स्कूल्स के अंदर डे वाइज, मंडे को पूड़ी सब्जी, मंगलवार को कड़ी चावल, फिर राजमा चावल, दलिया, अलग अलग डे में अलग अलग खाने दिए जाते थे। तो खाने का सिस्टम किया गया था जिसको मिड डे मील सिस्टम कहा जाता है। और ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। भारत के सरकारी स्कूलों के अंदर दोपहर का भोजन देकर बच्चों के एडमिशन रेट को बढ़ाने के लिए। इस स्कीम का मेन पर्पज ये था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्कूल में आए, एजुकेशन मिले और वो छुट्टी तक रुके। ये कि नहीं कि वो स्कूल में आए और थोड़ी देर बैठ के वो भग जाए, निकल जाए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ड्रॉप आउट रेट्स है इसको रोकने के लिए, कम करने के लिए और बच्चों को स्कूल्स में आने के लिए ये स्कीम निकाला गया था। और ये स्कीम सबसे पहले मद्रास में 1925 यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे ही इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। और 1925 में ही ये देखा भी गया कि स्कूल्स के अंदर बच्चों की जो क्वांटिटी है ये अपने आप ही बढ़ते चले गए। और इसके बाद 12 राज्यों में इसको लागू किया गया और फाइनली भारत के पूरे राज्यों के अंदर 1995 में इस स्कीम को लागू कर दिया गया। और इस प्रकार 1995 से भारत के हर एक राज्यों के अंदर, हर एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मिड डे मील का सिस्टम लागू हो गया और सबको खाना मिलने लगा। अब ये जो स्कीम है वो 3 चरणों में लागू होता है, यानी कि इसके भी 3 स्टेजेस हैं। जैसे खाना बनाने का जो स्टेज है वो 3 चरण है। जैसे कि खाना बनाने के लिए कौन कौन सपोर्ट करेगा, तो जो सबसे पहला मॉडल है वो है विकेंद्रीकृत मॉडल या डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो एक लोकल एरिया होता है, उस लोकल एरिया में एक किचन होता है, उस किचन में या स्कूल्स के अंदर एक कोई किचन होता है, सपोर्टिंग ग्रुप्स वगैरह मिलकर खाना तैयार करके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरीके से लोकल किचन हो गया, स्कूल्स के मेंबर्स हो गए और सपोर्टिंग ग्रुप्स के मेंबर्स हो गए। इन तीनों के द्वारा मिलकर स्कूल्स का खाना तैयार किया जाता है, जिसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि जब किसी एक इंसान का रोल ना होकर अलग अलग लोगों का रोल होता है तो उसको डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकृत कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग ग्रुप के लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। यह होता है विकेंद्रीकृत का मतलब। दूसरा है केंद्रीकृत मॉडल यानी कि सेंट्रलाइज। नाम से पता चल रहा है इसमें अलग अलग लोगों का नहीं बल्कि एक ही इंसान या एक ही ग्रुप का रोल होता है। बाहर का कोई संगठन है और वो अपना सपोर्ट दे रहा है खाना बनाने के लिए, तो ये हो गया सेंट्रलाइज्ड मॉडल। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मॉडल, जिसको इंटरनेशनल मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल का क्या मतलब है, इस मॉडल के अंदर मान लो कोई एनजीओ हो गई या कोई बाहरी कंपनी हो गई या इस टाइप की कोई ऐसी संगठन है जो इकोनॉमिक रूप से काफी वीक है या काफी बैकवर्ड है, उन स्कूल्स के अंदर ये एनजीओ संगठन या ये कंपनी क्या करती है, उनमें जैसे कच्ची सब्जियां पहुंचा दी, किसी ने डोनेट कर दिया अनाज वगैरह, किसी ने चावल पहुंचा दी। इस तरीके से इंटरनेशनल मॉडल काम करता है। तो इन 3 मॉडल्स पे बच्चों को खाना दिया जाता है। जो फर्स्ट मॉडल है, इस मॉडल के अंदर सरकार खाना पहुंचाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मिड डे मील का जो स्कीम है, इसका मेन पर्पस क्या था। एक एक करके इन सारे पर्पस को मैं आपको समझा देता हूँ। इसका पहला पर्पस था
स्कूल में नामांकन बढ़ाना, यानी कि इंक्रीज एनरोलमेंट। इसका मतलब स्कूल्स के अंदर एडमिशन का रेट बढ़ाना। देखिए, जब पेरेंट्स को पता चला कि स्कूल्स में इस तरीके से खाना मिलेगा, इस लालच में भी पेरेंट्स ने बच्चों को भेजना स्टार्ट कर दिया। अब सोचिए जरा, 1995 का एक वो टाइम था जब महीने की कमाई 40-50 रुपए हुआ करती, और उस कमाई में भी सही से घर नहीं चल पाता था। तो उस टाइम पे पेरेंट्स को यही लगता था कि अच्छा, स्कूल में बच्चों को खाना मिल रहा है, तो भाई एक टाइम का खाना तो बच्चों को स्कूल में मिल जाएगा, तो क्यों ना हम बच्चों को स्कूल में भेज दें। तो यहीं से जो एडमिशन का रेट है ये बढ़ता चला गया। तो स्कूल्स के अंदर इस स्कीम को लागू करने का डिसीजन सरकार का सबसे अच्छा डिसीजन था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्कूल में उपस्थिति बढ़ाना, यानी कि इंक्रीजिंग स्कूल अटेंडेंस। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि एडमिशन बढ़ा दिया, बच्चे आ गए, बस हो गया। भाई हमें अटेंडेंस भी बढ़ाना और बच्चों को स्कूल में रोकना भी है छुट्टी तक। अब मान लो कि बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और आते हैं, खाना खाते हैं और निकल जाते हैं। बच्चे जब तक रुकेंगे नहीं तो क्या फायदा है, वो कैसे सीख पाएंगे? इसलिए स्कूल्स के अंदर क्या होता था कि ये जो मिड डे मील का सिस्टम है लंच में रखा गया, यानी कि लगभग 3 से 4 पीरियड के बाद बच्चों को खाना दिया जाता। कोशिश यही रहती है इस स्कीम की कि बच्चों को छुट्टी तक रोका जाए और डे वाइज अलग अलग खाना दिया जाए, ताकि बच्चों को ये लगे कि भाई अच्छा, आज ये खाना मिलेगा, भाई आज तो स्कूल जरूर जाऊंगा। जैसे मुझे अभी भी याद है कि मैं और हमारे दोस्त वगैरह कि हम मंडे को जरूर स्कूल जाते थे, क्योंकि मंडे को हमारे स्कूल के अंदर पूरी सब्जी मिलती थी और हमें आलू पूरी बहुत पसंद थी। आपको भी मिलता होगा। क्या आपको पसंद था मिड डे मील? आपने खाया है कभी? मजा आता था आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो स्कूल्स की यादें जरा ताजा हो गई यहाँ से यार, मजा आ जाता था स्कूल के टाइम। तो नेक्स्ट पॉइंट का है भेदभाव कम करना, यानी कि रिड्यूसिंग डिस्क्रिमिनेशन। इसका एक मकसद ये भी था, देखिए, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, काले गोरे यानी कि रैसिज्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, कम करने के लिए स्कूल्स में सभी बच्चों को एक समान भोजन दिया जाता बिना किसी भेदभाव के। तो यहाँ पे इसका मकसद था इक्वालिटी को प्रमोट करना, ताकि सभी बच्चे आए और बिना किसी कास्ट और रिलीजन के डिस्क्रिमिनेशन के। उनको ऐसा नहीं कि भाई तू इस रिलीजन का है तो हम ये तुम्हें खाना नहीं देंगे, बल्कि ये स्कीम बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सभी बच्चों के लिए था। एंड नेक्स्ट पॉइंट का है बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप में मजबूत बनाना, यानी कि स्ट्रेंथनिंग चिल्ड्रन मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना होगा। कैसे होगा? इसके लिए देखिए, स्कूल जाने वाले बच्चों में कुपोषण की समस्या हुआ करती थी, यानी कि न्यूट्रिशन उसमें इतना नहीं होता था, जिससे कि जो माल न्यूट्रिशन है इसकी प्रॉब्लम काफी बढ़ रही थी। बच्चे काफी कमजोर हुआ करते थे, उनके मसल्स में इतनी जान नहीं थी। इसलिए कई बच्चे तो ऐसे थे जो कुपोषण के शिकार थे, यानी कि माल न्यूट्रिशन के काफी मतलब इफेक्टेड थे, जिस वजह से उनका मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस योजना ने बच्चों को पौष्टिक यानी कि न्यूट्रिशन वगैरह देना स्टार्ट किया, ताकि किस उम्र में बच्चों को कौन सा खाना दिया जाए। इसलिए स्कीम का फायदा बच्चों को पहुंचा भी, लेकिन इसके भी अपनी कुछ कमियां हैं इस स्कीम की, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया मूल्यांकन कीजिए, और जब आपसे समालोचनात्मक मूल्यांकन कहा जाए यानी कि क्रिटिकली एवेल्यूट कहा जाए, तो आपको दोनों चीज बताना है, उसके चैलेंजेस यानी कि कमियां और अच्छाइयां। अच्छाइयां तो हमने देख लिया, ये अच्छाइयां है, बट इसकी कमियां क्या है? गुणवत्ता और सुरक्षा, दैट मींस क्वालिटी एंड सेफ्टी का मुद्दा उठता रहा है। समय समय पे हम ये सुनते भी हैं कि स्कूल्स के खाने के अंदर आज कीड़ा निकल गया, आज छिपकली निकल गई, इस तरीके से खाना मिला बच्चों को। हमारे टाइम भी ऐसा हुआ करता था, आज भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि साफ सफाई से खाना ना बनाकर ऐसे ही परोस देना, बच्चे तो हैं खा लेंगे, कौन कोई कुछ बोलेगा, ये लापरवाही के नतीजे की वजह से कई बार ऐसा देखा भी गया। तो ये काफी चैलेंजेस होता है स्कूल्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, कई स्कूल्स के अंदर रसोई घर नहीं है, साफ पानी नहीं है, बच्चों को साफ पानी पीने का नहीं मिलेगा, तो खाना चाहे जितना भी अच्छा दे दो, उनका पेट खराब हो जाएगा, तो वो गंदा पानी पी लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिसाव और भ्रष्टाचार, दैट मींस लीकेज एंड करप्शन। देखिए, होता क्या है कि पैसा जो ऊपर से आता है जिस मकसद के लिए, अब वही मकसद ये पूरा नहीं करते। अब मान लो कि अगर न्यूट्रिशन के लिए बच्चों को कुछ देना है, ऐसा अच्छा सा कोई खाना वगैरह, वो पौष्टिक खाना ना देकर उनको वही घिसा पिटा देंगे। पूड़ी भी तलना है तो वही सड़ी हुई रिफाइंड में तलेंगे, जिस रिफाइंड में वो 10 दिनों से पूड़ी को तले जा रहे हैं। यही सिलसिला चलता है और सारा पैसा ही अपने जेब में डाल लेते हैं। तो करप्शन भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस मामले में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पोषण मानक, दैट मींस न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। अब इसमें क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक भोजन देना बहुत जरूरी है, और कभी कभी उनको घटिया जो मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो उनको खाने के लिए खाना दिया जाता है उसकी क्वालिटी इतनी घटिया होती है, जिस वजह से उनको पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। तो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे यही रह जाती है। तो मिड डे मील स्कीम क्या है और उसकी क्या कमियां है, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा स्कीम है वो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, RMSA। अब इस स्कीम का क्या मतलब है, चलिए हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारत सरकार के द्वारा इस स्कीम को लाया गया, और इस स्कीम का मेन मकसद ये था कि क्लास 10th या क्लास 12th जो बच्चे नहीं कर पाते या एडमिशन लेते हैं ड्रॉप आउट से, यानी कि बीच में ही छोड़ देते हैं, कैसे एडमिशन के रेट को बढ़ाए और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे हम। तो इसके लिए हम क्या करें कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे, और जो स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लेकर आए। इसके लिए ये स्कीम लेकर आई गई थी मार्च 2009 में। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि इस स्कीम के तहत क्या क्या किया गया, यानी क्या इसका ऑब्जेक्टिव था।
तो पहले हम यही बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, शैक्षणिक पहुंच बढ़ाना। इसका मेन पर्पस क्या था, इंक्रीजिंग एजुकेशनल एक्सेस। देखो इस स्कीम का मतलब था कि स्कूलों की स्थापना की जाए। अब मान लो कि कई ऐसे बैकवर्ड क्लासेस वाले लोग हैं, जैसे ST SC कम्युनिटी के लोग हैं, कई ऐसे दूर दराज में गाँव देहात के अंदर उनके घर के आसपास में कोई स्कूल ही नहीं है। अब उनको कोसों मील दूर जाना पड़ेगा स्कूल जाने के लिए। अब सोचो जरा क्यों जाएंगे वो स्कूल, अपने बेटियों को बच्चों को पढ़ाते नहीं थे इस मारे से। अगर बेटों को पढ़ा भी दे तो बेटियों को नहीं पढ़ाते थे। अरे भाई तुझे काम क्या करना है, चार दीवारी में रह के तेरे को आगे शादी ही तो करनी है, घर का काम सीख। और यही मेंटलिटी बनी रहती थी, क्योंकि अगर कोई लड़की दूर जा रही है तो एक सिक्योरिटी का मामला भी बन जाता था। इसी वजह से ये स्कीम लाया गया ताकि अलग अलग स्कूल्स बनाया जाए। ज्यादा स्कूल्स होंगे तो बच्चों की संख्या अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों को पहुंचा पाएंगे स्कूल में और उनको सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही बच्चों को पढ़ाएंगे जो काफी गरीब घर से हैं। तो इसलिए इस स्कीम को लाया गया था। एंड गुणवत्ता सुधार, दैट मीन्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए इस स्कीम को लाया गया। इसमें यह कहा गया कि जो स्कूल्स में एजुकेशन दिया जा रहा है उसमें क्वालिटी एजुकेशन देना होगा हमें, इसलिए नए नए इन्वेंशन करने होंगे, इनोवेशन करना होगा। और जो अच्छे अच्छे स्कीम्स है या पढ़ाने का जो अच्छा तरीका है, जो टूल्स इक्विपमेंट्स है जो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर है या और अलग अलग स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, उनको अपनाना होगा जो सही है। अब इससे क्या हुआ कि सिर्फ एजुकेशन में सिर्फ हमें जो थ्योरीज वाली बुक्स है या जो बच्चों की बुक्स है, जो सिलेबस है, हमें सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाने पे ध्यान नहीं देना होगा। हमें बच्चों का जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, जो उसके पास स्किल है, हमें ये डेवलपमेंट करना होगा। तो इस स्कीम के अंदर सिर्फ सिलेबस पूरा करवाने पे नहीं बल्कि कौशल यानी कि स्किल बढ़ाने पे भी बात कही गई। नेक्स्ट पॉइंट का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, दैट मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब इसमें क्या कहा गया कि देखिए कई स्कूल्स तो ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। मान लो कहीं स्कूल नहीं है तो नया स्कूल बनाना है, उसमें क्लासरूम भी ज्यादा हो, एक ही क्लासरूम के अंदर सब ठूस ठूस के बैठ जाए तो इसमें भी प्रॉब्लम है। क्लासरूम होना चाहिए, डेस्क बेंच होना चाहिए, बट दिक्कत क्या है, बच्चे दरियों पे नीचे बैठते हैं। मैं खुद बैठा हूँ, जब मैं क्लास 6 में था तो हमारे स्कूल के अंदर बेंच वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो हम अपने घर से कट्टा या दरी वगैरह लेके जाते थे, चटाई वगैरह उसको बिछा के बैठा करते थे। तो आज भी इस तरीके से कई स्कूल्स के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे बच्चों को बैठाया जाता है। बट आज तो काफी स्कूल्स अब इंप्रूवमेंट कर चुके हैं, बट अभी भी कई स्कूल्स के अंदर इंप्रूवमेंट करने की बाकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बाकी है। अब कई स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर लैब्स नहीं है, फिजिक्स के लैब्स नहीं है, केमिस्ट्री के लैब्स नहीं है। अब साइंस वाले बच्चों को कितनी दिक्कत आएगी बताइए। अगर साइंस वाले बच्चों जिनके पास PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, उनको अभी थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाएगी तो वो किसी काम की नहीं है। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत जरूरी है। इवन PCM वाले बच्चों के लिए नहीं, जो आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, सबको प्रैक्टिकल नॉलेज दो। हर चीज को एग्जांपल से समझाया जाए। बच्चा स्कूल जाने के लिए तरसेगा, भाई मुझे जल्दी सोना है, जल्दी उठ के मैं स्कूल जाऊंगा। लेकिन अभी क्या होता है, लेकिन बच्चा स्कूल जाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं आता। इन्हीं चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। अब देखिए पीने का साफ पानी नहीं होता, टॉयलेट्स इतने गंदे होते हैं कि जाने का मन नहीं करता, खेल के मैदान नहीं होते। भाई खेलना कूदना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई जरूरी है, बट प्ले ग्राउंड है नहीं, कहाँ पे जाएंगे भाई। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए ही इस सिस्टम को यानी इस स्कीम को लाया गया था, जिसको हमने कहा RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तकनीकी सुविधाएं, दैट मीन्स टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज। स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर लैब हो। अब कंप्यूटर लैब हो तो सिस्टम सिर्फ देखने और दिखाने के लिए ना हो, वो चलते भी हो, वर्किंग कंडीशन में हो और बच्चों को उस पर सिखाया भी जाए। इंटरनेट की भी सुविधा होनी चाहिए। और आज के इस टाइम में डिजिटल दुनिया हो रही है तो बच्चों को ज्यादातर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल हो, ऑनलाइन मटेरियल रिसोर्सेस अवेलेबल हो, और इसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है और बच्चों को भी इसके बारे में सिखाना चाहिए। अब जैसे कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज, MS वर्ड, एक्सेल, टैली, एंड अगर आप देखोगे PDF बनाना, PDF को स्कैन करना, जीमेल अकाउंट बनाना, अब छोटी छोटी जो चीजें हैं ये बेसिक नॉलेज हमें स्कूल्स के टाइम पे दे दी जाए, बट आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। अब बच्चे या तो खुद सीखते हैं अपने घर में रहते हुए, आजकल के बच्चे भी एडवांस है। अब छोटा सा बच्चा ही फोन चलाना सीख गया, लेकिन वो तो आज सोसाइटी के देन है, आज कल्चर इस तरीके से बन गया, लेकिन हमारे टाइम पे फोन छूने को नहीं मिलता था हमें। तो आप ये गैप समझ सकते हो क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे, हमारा और आपका टाइम एक ही टाइम रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चैलेंजेस। अब इस स्कीम के भी कई सारे चैलेंजेस हैं, जैसे भौतिक संसाधनों की कमी है यानी कि लैक ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, जैसे गांव देहात में, दूर दराज में स्कूल्स की कमी है। अब स्कूल्स की कमी की वजह से बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, बताओ। क्लासरूम नहीं होगा, पेड़ के नीचे पढ़ेंगे। अब गर्मी होगी, बरसात होगी तो कहाँ पढ़ेंगे भाई। साइंस लैब्स नहीं है वहाँ पे, लाइब्रेरी नहीं है, प्ले ग्राउंड्स नहीं है। अब यही ऐसी चीजें हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि स्कूल्स के लिए। अब यही इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो बिल्ड नहीं हो पाएगा तो स्कूल्स के अंदर बच्चों को सही एजुकेशन कहाँ से मिल पाएगी। एंड परवेश और ड्रॉप आउट रेट जो है यानी कि एडमिशन एंड ड्रॉप आउट रेट्स को कैसे कम किया जाए। देखिए ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है, मान लो किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेने के बाद वो स्कूलिंग अपनी पूरी ना करके बीच में छोड़ देता है तो इसको ड्रॉप आउट कहा जाता है। और छोड़ने के भी कई सारे रीजन होते हैं, जैसे मान लो फाइनेंशियल कोई घर में प्रॉब्लम आ गई है, घर में कोई बीमार हो गया, या पैसे की किल्लत या तंगी आ गई है, या सोशल इश्यूज आ गया, समाज में ताने मिल रहे हैं, लोअर कास्ट का। पहले ये सब बहुत ज्यादा हुआ करता था, अनटचेबिलिटी जैसे मुद्दे काफी हुआ करते थे, स्कूल्स के क्लासरूम के बाहर बैठाया जाता था काफी लोअर कास्ट के लोगों को। एंड शिक्षा की गुणवत्ता में कमी है तो इनमें सुधार करना पड़ेगा। एंड तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, दैट मींस लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। देखिए अभी आपको मैंने बताया तकनीक
टेक्निक की नॉलेज देनी पड़ेगी हमें बच्चों को, और ये शुरुआत से देनी होगी। और वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पे स्किल सिखाया जाए, जैसे बच्चों को स्टार्टिंग से कंप्यूटर की नॉलेज हो, डेटा एंट्री की हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन की, मतलब कोडिंग बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। और ये सब कुछ वोकेशनल एजुकेशन के अंदर प्रमोट किया जाता है, जिससे कि रोजगार मिलने में उनको दिक्कत ना है। क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, मेरा विश्वास मानिए आगे काम नहीं आता है, और जो आगे काम आता है वो पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए स्कूल्स के अंदर टेक्नोलॉजिकल और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, ताकि आगे इंप्लॉयमेंट में उनको कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बालिकाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा, यानी कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एंड डिसएडवांटेज्ड सेक्शन। देखिए हमारे सोसाइटी के अंदर एक तो गर्ल्स है प्लस ST/SC कम्युनिटी है। अब इनमें दिक्कत क्या है कि एक तो गर्ल्स को ना पढ़ाना एक मेंटेलिटी बन गई है। आज तो सोसाइटी में काफी चेंज आया है, लेकिन अभी भी कई जगह पे चेंजेस लाना जरूरी है। और ST/SC कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन का अवेयरनेस जरूरी है, और ऐसी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए ही रिजर्वेशन का सिस्टम किया गया है, क्योंकि एजुकेशन तक इनकी पहुंच काफी लिमिटेड थी, जिस वजह से जागरूकता फैलाई गई और स्कूल्स के अंदर ये एडमिशन लेकर फाइनली पास भी हो सके, इसके लिए अवेयरनेस भी स्प्रेड की गई। इवैल्यूएशन में ये कहा जा सकता है कि चाहे मिड डे मील का सिस्टम हो या RMSA का स्कीम हो, इन दोनों स्कीम का मकसद ही ये था ताकि स्कूल्स के अंदर एडमिशन रेट को बढ़ाया जाए, ड्रॉप आउट रेट्स को कम किया जाए, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। बट ये सब कुछ प्रोवाइड किया भी, लेकिन इसके साथ कुछ कमियां भी रही, और ये सारी कमियां हमने यहाँ पे डिस्कस की। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि कई ऐसी पॉलिसी बनाई गई है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए, और इन सभी पॉलिसी में ये जो 2 पॉलिसी जो अभी हमने डिस्कस किया, ये अपने आप में काफी अच्छी पॉलिसी साबित हुई थी उस टाइम जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आज भी ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेड है, बट आज खाना देने और ना देने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा सोसाइटी के अंदर। हाँ भाई, खाना मिलेगा तभी हम अपने बच्चों को भेजेंगे। हाँ, आज अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और हर बच्चा स्कूल जाना चाहेगा, तो कंक्लूजन में आपको इस तरीके से लिखकर बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्जी विश्वविद्यालयों के पनपने से उच्च शिक्षा प्रणाली को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यानी कि व्हाट चैलेंजेस डज द हायर एजुकेशन सिस्टम फेस ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फेक यूनिवर्सिटीज। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि भारत में ऐसे कई सारे फेक यूनिवर्सिटीज चल रहे हैं, कॉलेज वगैरह, जो फेक डिग्रीज देते हैं, और जिसके वजह से कई सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। इन फेक यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना है, क्या नुकसान है, आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर यही बताना है। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज आता है, जैसे DU एक यूनिवर्सिटी है, और DU के अंदर कई सारे कॉलेज हैं, जैसे आर्यभट्ट कॉलेज हो गया, श्री अरविंदो कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज, क्रोडीमर कॉलेज, हंसराज कॉलेज, ये सारे कॉलेज हैं, और यूनिवर्सिटी DU है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं ये सारे कॉलेज, और जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेम इसी तरीके से भारत के अंदर लगभग 1000 यूनिवर्सिटी है, और उनके अंदर सैकड़ों कॉलेज वगैरह चल रहे हैं। लेकिन इसमें कई सारे कॉलेज ऐसे भी चल रहे हैं जो बिना किसी रूल और रेगुलेशन के चल रहे हैं, यानी कि वो कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, और बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, बिना किसी गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त के वो ग्रेजुएशन की डिग्री तक बांट रहे हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ये टोटली फेक डिग्री होती है, बट फेक डिग्री ये तो दे देते हैं, इससे बच्चों का करियर खत्म हो जाता है, वो ये कुछ पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। तो फेक डिग्री यानी कि फर्जी विश्वविद्यालय से हायर एजुकेशन में कौन कौन से चैलेंजेस आ रही है, ये बताना है। देखिए मैंने यहाँ पे इन चीजों को इस पॉइंट में यहाँ पे बता दिया, एक करके इन पॉइंट्स को हमें डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, शैक्षिक गुणवत्ता, दैट मींस एजुकेशनल क्वालिटी में सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। क्वालिटी एजुकेशन ये दे नहीं पाएंगे अगर कोई फर्जी कॉलेज बन भी गया तो। अब ये फर्जी डिग्री भी दे देंगे, अब फर्जी डिग्री तो ये दे देंगे, ये क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से देंगे उनको? जब ये बाहर जाते हैं तो इनकी डिग्री पकड़ी जाती है, इनका कॉलेज पकड़ा जाता है, यूनिवर्सिटी का नाम सामने आ जाता है, और करियर इसमें जो स्टूडेंट है उसका खराब होता है। इसीलिए कई बार स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो पहले वो जांच पड़ताल करते हैं, भाई इसकी वैल्यू है या नहीं है, उनके मन में डाउट रहता है, फिर वो हर कॉलेज को एक जैसा देखने लग जाते हैं। तो इससे एजुकेशनल जो क्वालिटी है इसमें कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, बंद होने का खतरा रहता है, फियर ऑफ क्लोजर। और अक्सर ऐसा होता भी, आपने न्यूज में देखते होंगे, आज यहाँ का एक गिरोह पकड़ा गया, आज वहाँ पे फर्जी डिग्री बांटता हुआ पकड़ा गया। अब जांच जब भी होगी तो ये पकड़े जाएंगे, जांच नहीं होती तो चलता रहता है, और जिस दिन ये पकड़े जाते हैं बहुत लंबा धराते हैं, ये होती इनको जेल वगैरह। इसलिए जो फर्जी डिग्री बांटते हैं या फर्जी जो यूनिवर्सिटीज है, इनका खतरा बना रहता है हमारे भारत के अंदर, क्योंकि 10 में से कोई अगर एक फर्जी है तो 10 में से कौन एक है वो, इसकी पहचान करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा जरूर कुछ होता है जिसकी वजह से पकड़े जाते हैं, चाहे इनकी डिग्री पकड़ी जाए, जब ये डिग्री देंगे तो बच्चा जरूर आगे वो कहीं यूज करेगा, उसी टाइम ये पकड़े जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बुनियादी ढांचे में कमी, यानी कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे तो ऐसे फेक यूनिवर्सिटीज के अंदर ना ज्यादा बच्चे होंगे और ना ही यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, क्योंकि ये किसी भी रेगुलेशन को फॉलो ही नहीं कर रहे होते, बस डिग्री बांटने के लिए, कुछ पैसों के लिए ये ऐसा काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, उच्च शिक्षा की छवि, दैट मींस इमेज ऑफ हायर एजुकेशन। इस टाइप की यूनिवर्सिटीज की वजह से ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है हायर एजुकेशन पे। अब कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई वो पहले जांच पड़ताल करते हैं, जिस कॉलेज में हमारा बच्चा एडमिशन ले रहा है, मान लो कोई प्राइवेट कॉलेज भी है, तो वो सही है या नहीं। अक्सर ऐसा होता भी है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स वगैरह है, उनमें ऐसा अक्सर देखा जाता है। कई बार ऐसे कॉलेज के नाम
नाम सामने आते हैं जो फर्जीवाड़ा करके डिग्री बांट रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, विद्यार्थी की सुरक्षा यानी कि स्टूडेंट की सेफ्टी। देखिए ये बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा ऐसे चंगुल में फंस भी जाता है तो उसका पैसा तो जाता ही जाता है, उसका करियर भी चला जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि इसका। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा इनके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन बनाया जाता है और इसका फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। और ऐसा जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं इनका पकड़ा जाना भी जरूरी है ताकि किसी बच्चे का करियर खराब ना हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कंक्लूजन के अंदर कि ऐसे फर्जी जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं इसके खिलाफ कार्रवाई भी होती रहती है और इनके ऊपर बैन भी लगाया जाता रहा है। और जरूरत पड़ने पे सरकार टाइम टू टाइम ऐसे ही इंस्पेक्शन करवाते रहती है ताकि ऐसी यूनिवर्सिटीज के बारे में पता चल सके। एंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी विद्यालयों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स के बारे में आपको बताना है कि क्या मेन अंतर है। देखिए नाम से पता चल रहा है सार्वजनिक यानी कि पब्लिक स्कूल है, दैट मींस जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनको सार्वजनिक स्कूल कहा जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स का मतलब जैसे केवी स्कूल्स हो गए, सर्वोदय वगैरह स्कूल्स हो गए, नवोदय स्कूल्स होंगे, ये सारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले समझा था केवी स्कूल्स वगैरह के बारे में, मिलिट्री स्कूल्स हो गए, एनएस बोर्ड हो गया, एनएस बोर्ड भी एक सरकारी बोर्ड ही है। तो इस तरीके से ये सरकारी बोर्ड हो गए, सरकारी स्कूल्स होंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं और सरकारी जो स्कूल होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए अगर हम बात करें इनमें डिफरेंस की, मेनली जो स्कूल का पर्पस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। स्कूल का पर्पस होता है बच्चों को प्राइमरी, बेसिक, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन देना। प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को 5th क्लास तक एजुकेशन दी जाती है, सेकेंडरी में क्लास 10th और सीनियर सेकेंडरी में क्लास 12। एंड इसके बाद हायर एजुकेशन आता है जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, यानी कि 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की मास्टर्स। आप एमए करो, एमकॉम करो या जो आपके पास कोर्स है आप उसके हिसाब से एमएससी करो। तो ये हो गया आपका एजुकेशन का स्ट्रक्चर। लेकिन जो स्कूलिंग का सिस्टम है उसमें सबसे पहला है सरकारी स्कूल यानी कि सार्वजनिक विद्यालय। इन स्कूल्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉलिसी बनाई जाती है इन स्कूल्स के लिए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है ये निजी स्कूल्स होते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा चलाया जा सकता है, किसी ग्रुप के द्वारा, बट इनके नियम गवर्नमेंट नहीं बनाती और गवर्नमेंट का इन पे कंट्रोल नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दयानंद मॉडल स्कूल, सनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल। आपके एरिया के आसपास भी कोई प्राइवेट स्कूल होंगे, आप उनके नाम देख सकते हो, पब्लिक स्कूल्स, मॉडल स्कूल्स, ऐसे नाम ये रखते हैं अपने स्कूल्स के। स्कूल्स बनाए कैसे जाता है, देखिए अगर आप प्राइवेट स्कूल्स बनाना चाहते हो तो 3 तरीके से बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको सोसाइटी में रजिस्टर्ड करवाना होगा। भारत के अंदर सोसाइटी एक्ट है, उस एक्ट में रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। सोसाइटी बनाने के बाद आप स्कूल ओपन कर सकते हो। दूसरा है ट्रस्ट बनाना होगा। ट्रस्ट का क्या मतलब होता है, सेम जैसे सोसाइटी है वैसे ट्रस्ट भी होता है। ट्रस्ट बनाकर भी आप अपना स्कूल ओपन कर सकते हो। ये एक एनजीओ के टाइप है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने नाम सुना होगा एनजीओ का। एनजीओ बेसिकली 3 तरीके से बनती है। पहला तरीका होता है सोसाइटी बनाकर, दूसरा तरीका होता है ट्रस्ट बनाकर, और जो तीसरा तरीका होता है उसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। दैट मीन्स 2013 के अंदर भारत सरकार के द्वारा कंपनीज एक्ट इंप्लीमेंट किया गया था और कंपनीज एक्ट 2013 में जिन्होंने रजिस्टर्ड करवाया सेक्शन 8 में, वो भी एक एनजीओ होती है। तो अगर आपको कोई स्कूल ओपन करना है तो सोसाइटी में रजिस्टर्ड करो, ट्रस्ट में, या सेक्शन 8 कंपनी बनाकर आप एक स्कूल ओपन कर सकते हो। आपको बताते हुए मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो कंपनी है MVS मनीष वर्मा स्टडी फाउंडेशन, ये एक सेक्शन 8 कंपनी है और सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड एक एनजीओ है और इसके तहत हमारा एक स्कूल भी चलता है, प्ले स्कूल है हमारा। और MVS फाउंडेशन एक एनजीओ के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करता है। जैसे आज मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सब कुछ मैं MVS फाउंडेशन की तरफ से ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लोगों को अगर काम पसंद आता है तो वो डोनेशन भी देते हैं। अगर आप भी चाहते हो डोनेशन करना तो बिल्कुल दे सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो इस प्रकार स्कूल्स खोलने के लिए 3 तरीके होते हैं। इन तीनों तरीके से स्कूल ओपन किया जा सकता है। यहाँ पे इमेज लगा देना MVS फाउंडेशन वगैरह की, और जो मेरी फोटो वगैरह है ना वो लगा देना। अब हम बात करते हैं मेन डिफरेंस क्या है। देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। अगर बात करें हम यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के बारे में, तो ये रहा यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स के बारे में, और यहाँ पे है किन किन एरियाज में डिफरेंस। सबसे पहले बात करते हैं हम संचालन यानी कि ऑपरेशंस की, कि कैसे इनको रेगुलेट किया जाता है। तो जो पब्लिक स्कूल्स हैं, दैट मीन जो गवर्नमेंट स्कूल है, इनको सरकार द्वारा चलाया जाता है, सरकार ही नियम बनाती है इनके लिए। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, इनके लिए जो स्कूल्स के प्रिंसिपल या जो ओनर है वही इसके लिए नियम बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है, फीस। दैट मीन फीस स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है, इन स्कूल्स के अंदर नाम मात्र की फीस होती है, फीस होती ही नहीं है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, इनके अंदर फीस भर की होती है, लाखों लाख रुपए फीस मंथली फीस होती है इसकी में। तो बहुत महंगे स्कूल भी है। अगर कोई सस्ता स्कूल भी है तो कम से कम 20 से 30 हजार रुपए उनकी मंथली फीस होती है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षक। दैट मीन्स जो टीचर्स होते हैं, इनके बीच में भी डिफरेंस पाया जाता है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर्स बनने के लिए कई सारे एलिजिबिलिटी चाहिए, क्राइटेरिया पूरा करना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा नियम बनाया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास डिग्री है या नहीं है, बेसिक एजुकेशन
एजुकेशन, अगर आपने बीएड किया हुआ है बस उसके बाद ही आपको स्कूल वाले ले लेते हैं, लेकिन ये सैलरी बहुत कम देते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर को सैलरी ज्यादा मिलती है, प्राइवेट स्कूल्स के टीचर को सैलरी कम मिलती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट को लेकर भी यहाँ पे डिफरेंस है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो स्टूडेंट्स की क्वांटिटी होती है ये काफी कम होती है, क्योंकि जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वही इन प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह हो गए उनके ही बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, सुविधाएं, यानी कि फैसिलिटीज में भी डिफरेंस दिखा जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, सुविधाएं नहीं मिलती, ना इक्विपमेंट्स होता है, चाहे कंप्यूटर लैब हो गया या फिजिक्स केमिस्ट्री की साइंस लैब्स हो गए, इतना नहीं होता। प्लेग्राउंड भी इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स है इनके अंदर लाइब्रेरी की प्रॉपर सिस्टम होता है, यहाँ पे कंप्यूटर लैब होता है, साइंस लैब होता है, प्लेग्राउंड वगैरह होता है। देखिए अगर ये पैसा आपसे वसूल रहे तो फैसिलिटी तो देना ही पड़ेगा इनको भाई, तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, एंट्रेंस, दैट मींस एडमिशन और एग्जामिनेशन का सिस्टम में भी डिफरेंस होता है। अगर आप देखोगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ही पॉलिसी बनाई जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स अपने मन मर्जी से जब मर्जी चाहे एग्जाम ले ले, जब मर्जी चाहे रिजल्ट दे दे। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव, दैट मींस क्या इनका पर्पज होता है। दोनों का अलग अलग पर्पज है। जैसे जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ये सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए बनाई जाती है। अब देखो इनका क्या मकसद होता है कि सभी लोग एक एक स्कूल में आके पढ़ सके एक छत के नीचे, इसलिए इक्वलिटी चाहते हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति का हो, अमीर हो या गरीब हो। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं ये गुड क्वालिटी देने की बात करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं। हम तो भाई देखो मॉडर्न एजुकेशन देंगे, जो अफोर्ड कर सकता है वो हमारे स्कूल में आओ। इस तरीके से पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कंक्लूजन के रूप में कि इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही प्रकार के जो स्कूल्स होते हैं उच्च क्वालिटी, लेकिन आप कह सकते हो कि ये बच्चों को इस तरीके से एजुकेशन देते हैं ताकि हायर एजुकेशन के लिए वो प्रिपेयर हो सके। अच्छी क्वालिटी की शिक्षा अगर वो बच्चों को मिल जाती है, और मकसद ही इनका यही होता है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, आपसे फीस तो ज्यादा लेते हैं, एजुकेशन आपको ट्यूशन से लेना पड़ जाता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि इतने डिफरेंस होने के बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल्स आजकल कई बेहतर स्कूल बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स को भी टक्कर दे रहे हैं वो, लेकिन इनमें भी कई इंप्रूवमेंट होने बाकी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करने में सर्व शिक्षा अभियान SSA के महत्व की व्याख्या कीजिए, यानी कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इन एंश्योरिंग क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन। इस पूरे क्वेश्चन में आपको बताना है कि SSA दैट मीन्स सर्व शिक्षा अभियान का क्या महत्व है, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल मतलब जो आपकी बेसिक एजुकेशन होती है, जिसके अंदर बच्चा 7th 8th क्लास तक पढ़ता है, तो उस क्लास तक जो बेसिक एजुकेशन होती है 6 से लेकर 14 एज तक, ये सबको मिलना चाहिए। तो इसके लिए ये एक अभियान चलाया गया था। अब ये कब और कैसे शुरू किया गया इसको जानते हैं हम इंट्रोडक्शन में। सर्व शिक्षा अभियान MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि आज जिसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे, जब भारत के ये प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। भारत के संविधान के अंदर 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2001 में, और इस अमेंडमेंट में ये कहा गया कि 6 से लेकर 14 साल तक, यानी कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक जितने भी भारत के अंदर बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। और इस एजुकेशन के तहत क्लास 8 तक सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी भी गई, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाल भी दिया गया। और राइट टू एजुकेशन ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही एक पार्ट है, दैट मीन्स बेसिक एजुकेशन। और गोवा को छोड़कर ये अभियान या ये नियम पूरे देश में चलाया गया, और अलग अलग हिस्सों में लड़कियों, ST SC ग्रुप्स के बच्चों, इन सबको स्कूल्स में डालने के लिए प्रमोट किया गया, ताकि इनको भी बेसिक एजुकेशन या प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन मिल सके। तो सर्व शिक्षा अभियान का मतलब था सभी को शिक्षा देना, इसलिए इसको सर्व शिक्षा कहा गया। अब इसके अपने ही इंपॉर्टेंस थे, जो कि मैंने यहाँ पे आपको 5 पॉइंट्स में बताए हैं। चलिए एक एक करके इन 5 पॉइंट्स को मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट का है वैकल्पिक स्कूल प्रणाली, ऑल्टरनेटिव स्कूल सिस्टम। देखिए कई इलाके तो ऐसे थे जहाँ पे स्कूल्स नहीं था, और जहाँ पे स्कूल नहीं है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और स्कूल रातों रात तो बन नहीं सकता था। इसलिए बच्चों का सोशल, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के लिए घर बैठकर ही पढ़ाई कंप्लीट करवाई गई, और इसके लिए कई सारे व्यवस्था किए गए। जैसे मैंने आपको बताया NOS बोर्ड है जो होम स्कूलिंग प्रोवाइड करता है, यानी घर बैठ के आप क्लास 10th 12th कंप्लीट कर सकते हो। NOS बोर्ड से क्लास 3rd 5th 8th ये भी किया जा सकता है। तो कई सारे स्टूडेंट्स घर बैठकर भी अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर पा रहे थे। वैकल्पिक स्कूल्स मिला इनको जो रेगुलर नहीं जा सकते। एंड स्कूल्स के अंदर रीजनल और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था इसको भी खत्म किया गया, ताकि एजुकेशनल लेवल पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड शिक्षा में समानता की बात की गई, यानी कि इक्वालिटी इन एजुकेशन। जेंडर और सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव ना हो, एकता और समानता हो, इसकी बात कही गई, यूनिटी एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा सभी के लिए है।
दैट मीन्स जो एसटी कम्युनिटी से हो या एससी से हो, गर्ल्स हो, मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, मजदूर का बेटा हो या किसान का बेटा हो, सभी के लिए एजुकेशन है और सभी को उसके उम्र के अनुसार जो उसकी उम्र है उसको स्कूल में डालना चाहिए और उसको एजुकेशन मिलेगी बिना किसी रोक टोक के। एंड नेक्स्ट क्या है, विद्यालयों में पुनः प्रवेश यानी कि री एंट्री इनटू स्कूल्स। देखिए कई बार ऐसा क्या होता है कि बच्चे स्कूल्स बीच में ही छोड़ देते हैं, अब चाहे जो भी दिक्कत हो वो स्कूल वाले लेने से मना कर देते हैं वापस, तो ऐसा ना हो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान में ये कह दिया गया कि अगर मान लो जो बच्चा बीच में छोड़ के वापस स्कूल ज्वाइन करता है उसको लिया जाए। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 10th बच्चा ओपन से कर लेता है, जैसे मान लो एनएस बोर्ड से कर लिया, तो बच्चा क्लास 11th सीधे रेगुलर बोर्ड में ज्वाइन कर सकता है। जैसे मान लो 10th ओपन से कर लिया तो वो 11th क्लास में सीबीएसई में ज्वाइन कर सकता है, यानी री एंट्री का सिस्टम रखा गया। नेक्स्ट क्या है, सार्वभौमिक प्रतिधारण। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि स्कूल की संख्या बढ़ाई जाए और स्कूल की संख्या इस तरीके से बढ़े कि एक बच्चे के घर के पास ही स्कूल हो, जैसे कि 1 किलोमीटर के दायरे में ही बच्चे का स्कूल होना चाहिए ताकि इसको दूर न जाना पड़े। तो स्कूल में एडमिशन का रेट भी बढ़ेगा और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भी मिल पाएगी। तो सर्व शिक्षा अभियान का यही मकसद रखा गया, स्कूल्स के अंदर एडमिशन रेट बढ़ाने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और ड्रॉप आउट जो रेट है इसको मिनिमम करने के लिए, यानी इसको बहुत ज्यादा मिनिमाइज यानी कम करने के लिए। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि प्राइमरी एजुकेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए, बच्चों तक देने के लिए, 6 से लेकर 14 ईयर्स तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने के लिए ये चलाया गया सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मुहिम था, अभियान था, जिसका फायदा पूरे भारत के लोगों तक पहुंचा। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स में 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा में सेवाओं में व्यापार संबंधी समझौता क्या है, आपको ये बताना है, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज इन एजुकेशन, जिसको गेट्स कहा जाता है। यह सामान्य समझौता है, इसका क्या मतलब है के बारे में पहले समझते हैं और दूसरा क्वेश्चन भी है जो कि हम इसके बाद देखेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि व्यापार से संबंधित जो समझौता हुआ है हमारा, जो कि गेट्स नाम से है, इसमें एजुकेशन और सर्विसेज का क्या रोल है, अब आपको ये बताना है। देखिए पहले हम समझते हैं इसके बारे में। देखिए सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता, जिसको हम गेट्स के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि WTO के द्वारा यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1995 में करवाया गया था और दुनिया के तमाम कंट्रीज ने आपस में एग्रीमेंट किया था और इसी एग्रीमेंट को गेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि सेवाओं में, सर्विस में, ट्रेड यानी कि व्यापार पर ये सामान्य समझौता, ये जनरल एग्रीमेंट है। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि आपस में देश मिलकर सर्विसेज एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज, इन सभी सर्विसेज को आपस में हम एक्सचेंज करेंगे, जिसको गेट्स के नाम से जाना गया। और इस एग्रीमेंट के बाद कई सारी इकोनॉमिक एंड टेक्निकल जो टेक्निक्स है अलग अलग देशों के अंदर, वो आपस में लेन देन की गई। और इस एग्रीमेंट के तहत जो स्टूडेंट्स चाहते थे कि बाहर देश में जाकर उनको विदेश में पढ़ना है, उनके लिए ये भी आसान हो गया। अब हम ये जानते हैं कि गेट्स के अंदर क्या क्या कहा गया है, पहले इसको समझते हैं। देखिए संबंधित देश, जितने भी रिलेटेड कंट्रीज है जिसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, वहां पे जाके जो भी स्टूडेंट चाहता है वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है, यानी कि हायर एजुकेशन के लिए वो एडमिशन ले सकता है, कोई भी रोक टोक नहीं होगा। तो गेट्स का सबसे पहला फीचर यही है। और गेट्स के अंदर क्या क्या बातें कही गई है समझते हैं, ये आपको मैं पॉइंट से समझाता हूँ, यानी कि अलग अलग प्रकार की बातें कही गई है इसके अंदर। सबसे पहला पॉइंट है सहभागी शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि कोलैबोरेटिव एजुकेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लोगों की यानी बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूल्स के अंदर ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करना होगा जो बच्चों को और टीचर्स को आपस में जोड़े। इंस्टीट्यूशंस को इस तरीके से मैनेज करना होगा, या जब 2 या 2 से अधिक इंस्टीट्यूशंस आपस में कोई करिकुलम बनाते हैं या प्रोग्राम्स करते हैं जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस मिले हुए होते हैं, इसी को हम कोलैबोरेटिव एजुकेशन कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन मिलकर करिकुलम बनाते हैं, भाई कैसे पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है, आगे क्या करना है। तो ये सारे नियम 2 या 2 से ज्यादा कॉलेज या यूनिवर्सिटीज मिलकर बनाते हैं, इसलिए इसको द्विभागिता कार्यक्रमों यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कहा जाता है, जिसके अंदर यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, NGOs या कई सारे गवर्नमेंट एजेंसी शामिल होती हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे कि यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव, UKIERI, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिया और यूके के बीच में चलाया गया और इस प्रोग्राम के तहत एजुकेशनल जो हमारी सर्विसेज है या जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया गया इंडिया और यूके के बीच में। यानी कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई कमियां वगैरह हो तो ब्रिटेन के द्वारा उसके लिए कुछ करिकुलम या इम्प्रूवमेंट की बात कही जाए, सजेशन या रिकमेंडेशन दी जाए, उस पर गौर किया जाए। फिर नेक्स्ट क्या है, दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। तो गेट्स के अंदर डिस्टेंस एजुकेशन पे भी बात कही गई, ये इसका दूसरा प्रकार है।
इसमें क्या बातें कही गई, इसमें डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही गई, जिसको हिंदी में दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। दूरस्थ मतलब कि दूर रहते हुए, यानी घर पे रहते हुए आपको पढ़ाई करनी होती है, आप स्कूल्स वगैरह जाते नहीं हो। दैट मीन्स ओपन एजुकेशन या ओपन स्कूलिंग या ओपन से कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। तो अब इसमें क्या होता है कि इंटरनेट, टेलीविजन, वीडियो कंटेंट्स, वीडियो कैसेट्स हो गए या अन्य एजुकेशनल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उससे पढ़ाई की जाती है अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। और ये उनके लिए फायदेमंद होता है जो जॉब करने वाले हैं या जो हाउस वाइफ है। अब वो अपनी स्कूलिंग या अपनी आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि भारत का जो सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है वो है इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू, जो कि ओपन से बीए यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी करवाता है। नेक्स्ट क्या है, 2000 में यानी कि सन 2000 के अंदर दूरदर्शन पे एक चैनल की स्टार्टिंग की गई थी जिसका नाम था ज्ञान दर्शन। और इस ज्ञान दर्शन चैनल पे इग्नू, यूजीसी, एनसीईआरटी, साइंस, डेवलपमेंट, हेल्थ, लेबर, इन्वायरमेंट, ऐसे कई सारे चीजों पे बातें या डिबेट या टॉपिक्स डिस्कशन किया जाता था और ये सीधे मंत्रालय के द्वारा रेगुलेट होता है, तो इसका फायदा लोगों को जरूर मिलता था। नेक्स्ट क्या, पार राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि ट्रांस नेशनल एजुकेशन। ट्रांस नेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब एक देश के बच्चे किसी और देश के अंदर जाके वो रह रहे हो, वहां पे जाके अपनी पढ़ाई कर रहे हो और दोनों देश के बच्चे अलग अलग देशों में हैं मान लो, तो कांटेक्ट कैसे करेंगे वो, मेल के थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, रेडियो टेलीविजन नेटवर्क के थ्रू। अब ऐसे ही तो उनका कांटेक्ट हो पाएगा। तो बच्चों का सीखने का तरीका भी डाइवर्स है, यानी कि वो एक नहीं विदेशों में भी जाके वो एजुकेशन ले सकते हैं। तो जो ट्रांस नेशनल वर्ड है इसका मतलब होता है पार राष्ट्रीय, यानी कि जहाँ पे एक देश का बॉर्डर खत्म हो रहा है, जहाँ पे आपकी सीमा खत्म हो रही है देश की सीमा, उसके बाहर के जो भी कंट्रीज है वो विदेशी कंट्रीज कहलाते हैं। तो बाहर के देशों से एजुकेशन लेना है ट्रांस नेशनल एजुकेशन या पार राष्ट्रीय शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पार राष्ट्रीय शिक्षा के भी 3 प्रकार हैं। जैसे जन गतिशीलता आधारित शिक्षा यानी कि मास मोबिलिटी बेस्ड एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि विदेश जाके पढ़ना होता है या कोई विदेश जाना चाहता है तो। नेक्स्ट क्या, कार्यक्रम गतिशीलता आधारित शिक्षा यानी कि प्रोग्राम मोबिलिटी बेस्ड एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो विदेश जाके कोई प्रोग्राम चलाना चाहता है। अब नेक्स्ट क्या है, संस्था गतिशीलता आधारित शिक्षा यानी कि इंस्टीट्यूशंस मोबिलिटी बेस्ड एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है कि कोई मैनेजमेंट या कोई प्रबंधक, कोई प्रिंसिपल मान लो या जो मैनेजर है, वो विदेश जाके कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे कहा जाता है, ये थर्ड वाला पॉइंट है हमारा। तो गेट्स को जब इंप्लीमेंट किया गया उसमें इन सारी बातों को कहा गया ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स किसी और यूनिवर्सिटी में जाके अपनी पढ़ाई कर सके और ट्रेड एक्टिविटीज जैसे नॉलेज को लेकर सर्विसेज को दे सके। और इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन मिलना बहुत जरूरी है। और जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट नोट है वो है भारत में शैक्षिक योजना यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया। भारत के अंदर प्लानिंग कैसे की गई है, 1980 यानी कि 1980 के डिकेड्स में कई सारे एजुकेशनल प्लानिंग की गई और कई सारे नियम भी बनाए गए। जैसे करिकुलम के लिए भारत के अंदर 1968 में पहला करिकुलम बनाया गया था। उसके बाद 1986 में न्यू एजुकेशन फिर से बना दिया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और फिर 1992 में बनाया गया और इसके बाद 2022 में अभी मोदी जी ने बनाया है। तो इस तरीके से 4 पॉलिसी तो बन चुकी है भारत के अंदर, लेकिन फिर भी एजुकेशनल प्लानिंग के रूप में कई सारी प्लानिंग की गई है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो कौन कौन सी प्लानिंग है फ्लो चार्ट में समझाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है भारत में शैक्षिक योजनाओं के प्रकार, ये सारे टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिए। देखिए जितने भी टाइप्स हैं, इस तरीके से एग्जाम में आप इंट्रोडक्शन के बाद इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना दो। जो पॉइंट्स आप आगे डिस्क्राइब करने वाले हो उस पॉइंट्स को आप इस तरीके से पहले बता दो ताकि टीचर यहीं पे देख के पढ़ के आपको आंसर टिक कर दे और आगे वो बढ़े ही ना, आपको मार्क्स भी दे दे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैक्रो प्लानिंग। मैक्रो प्लानिंग का मतलब क्या है कि जब हम कोई बड़ी प्लानिंग करें, बड़ी तस्वीर को देखते हुए, आने वाली जनरेशन को देखते हुए, जैसे आज हम एजुकेशन में ये पॉलिसी बनाएंगे तो इसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जब लंबे टाइम के इंपैक्ट को देखते हुए हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, इसको मैक्रो प्लानिंग कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग का मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है छोटी प्लानिंग। जब कोई छोटे स्तर पे, मान लो कोई लोकल लेवल पे जो लोग रह रहे हैं, तो स्थानीय जरूरतों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, लोकल नीड्स या कैपेबिलिटीज को देखते हुए, उसको कहा जाता है माइक्रो प्लानिंग। ये छोटे लेवल, ये कम समय के लिए होता है, जो टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, विकेंद्रीकृत योजना यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है कि एक छोटे लेवल पे, मान लो कोई लोकल लेवल पे कोई पॉलिसी बनाना है, तो इसके लिए कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बनाएगी। जो स्थानीय लेवल पे, जो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है, जैसे भारत के अंदर सरपंच वगैरह है, पंचायत वगैरह, वो भी छोटे मोटे कानून या नियम बना सकती है। एमसीडी स्कूल्स वगैरह अंदर आप देखते हो, म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, नगर निगम के स्कूल जो होते हैं, एमसीडी के स्कूल्स शहरों वगैरह के अंदर, तो उसके लिए एमसीडी नियम बनाती है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बल्कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो कानून बनाती
बनाती है, वो नियम बनाती है। नेक्स्ट क्या है, रोलिंग योजना यानी कि रोलिंग प्लान। अब इसमें क्या होता है कि ये प्लानिंग जो लगातार चलते रहती है, टाइम के अनुसार जो बदलते रहती है। ऐसा नहीं कोई फिक्स प्लानिंग कर दो और हमेशा जिंदगी भर वही चले, ऐसा नहीं होता। रोलिंग प्लानिंग में क्या होता है, जैसे सिलेंडर है, देखा होगा वो सिलेंडर, आप सिलेंडर को गिरा दोगे तो पैर से मारते जाओ वो आगे बढ़ता चला जाएगा। रोलिंग प्लानिंग इसको ही कहते हैं। रोलिंग प्लानिंग क्या होता है कि टाइम के अनुसार जब भी हालात बदलेगी प्लानिंग बदल जाएगी, यानी कि योजना में चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि टाइम के अनुसार रिक्वायरमेंट लोगों की बदल जाती है, नीड्स बदलती है। अब जब लोग डिमांड करते हैं तो पॉलिसी में चेंज की जाती है। नेक्स्ट क्या है, रणनीतिक योजना यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हम अपने लक्ष्य तय करें और उन्हें पाने के लिए कदम उठाएं, इसी को कहा जाता है रणनीतिक योजना यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट है संस्थागत योजना यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है कि कोई जो संस्था है, मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज, मान लो DU है, वो अपने लिए प्लानिंग खुद बनाए, खुद योजना बनाए, या कोई स्कूल है वो अपने लिए खुद कार्यक्रम या प्रोग्राम्स डिसाइड करे और उसके अंदर इंप्रूवमेंट करे अगर कोई कमियां होती है। तो इस तरीके से प्लानिंग को इतने टाइप्स में बांट दिया गया है। नेक्स्ट क्या, भारत में शैक्षिक योजना के महत्व यानी कि इंपोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग इन इंडिया। देखिए, एजुकेशन को सभी तक पहुंचाने के लिए ही भारत के अंदर प्लानिंग की जाती है, जैसे स्कॉलरशिप देना एंड फ्री बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, मिड डे मील का प्रोग्राम चलाया जाना, एंड फाइनेंशियल रूप से जो कमजोर है उनको फाइनेंशियल हेल्प देना, यूनिफॉर्म्स के लिए पैसे देना। तो इस तरीके से भारत के अंदर शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए अलग अलग प्लानिंग की गई है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना, यानी कि एक्सेस टू एजुकेशन के बाद इंप्रूविंग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना होगा, चाहे डेस्क हो, बेंच हो, पीने का साफ पानी हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। ये बताया गया अगर ऐसा करते हैं तो प्लानिंग से होगा, और इसलिए प्लानिंग का इंपॉर्टेंस भी है। अगर हम प्लानिंग से करते हैं तो ये चीजें सही से हो पाती है। नेक्स्ट क्या, समावेशी शिक्षा का बढ़ावा यानी कि प्रोमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, जब एक ही छत के नीचे सभी लोग पढ़ सके। अब मान लो जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो तो पढ़ते ही है, लेकिन जो डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, PWD कैटेगरी, अब इनके लिए भी अलग से एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, एंड इनके लिए भी अलग से स्कूल्स कॉलेज होना चाहिए, ताकि इनके साथ भी समानता का व्यवहार किया जाए और एजुकेशन तक इनकी पहुंच हो सके। इसलिए इसको समावेशी यानी कि इंक्लूसिव कहा जाता है, जिसमें डिसेबल्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, PWD कैटेगरी के, उनके लिए एजुकेशन की बात कही जाती है। तो कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि एजुकेशन में इंक्लूसिविलिटी यानी कि समावेशी, सबके लिए एजुकेशन लाने के लिए और इक्वालिटी लाने के लिए अलग अलग टाइम पे योजनाएं बनाई गई, ताकि जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड भी हैं वो भी आ सके, जो हाशिए पे हैं उनके तक भी एजुकेशन की पहुंच आसानी से हो सके और क्वालिटी एजुकेशन सबको मिल सके। तो इस प्रकार हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस बताए, ये क्वेश्चंस विद आंसर के साथ समझ में आ गए हों। इस वीडियो को देख लेने के बाद अगर आपने नोट्स को पढ़ लिया, मैं कसम से कहता हूँ आपकी हाथ नहीं रुकेंगे और आप लिखते रह जाओगे। नोट्स नए तरीके से बना दिए गए हैं, आप नोट्स को प्लीज डाउनलोड कर लेना। उन्हीं नोट्स में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। नोट्स के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस नोट्स के अंदर 8 से सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए गए, जो कि आप सिर्फ आधे घंटे में पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हो। नोट्स को डाउनलोड करने के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप जैसे लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये पोर्टल ऑन हो जाएगा और आपके सामने सारे लिस्ट आ जाएंगे। आपको जिस भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, सिंपल आप उस पर क्लिक कीजिए, वाई नाउ पे क्लिक करके नोट्स को परचेज कर लीजिए। ये नोट्स बाकी बुक्स और टेनियर की तरह नहीं है। इस नोट्स की खासियत ये है कि आपको उतना ही दिया गया है जितना आपके एग्जाम में आएगा, उससे बाहर और कुछ भी नहीं। नोट्स को डाउनलोड करके कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।